डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 171 दुर्लभ संसाधन। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। कंक्शियन, इधर आओ। मलिन अपने कमरे से बाहर निकला। तेज धूप उस पर पड़ रही थी, जिससे उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। थोड़ा सा अंदाजा लगाने के बाद वह पहले ही 2 दिन अपने कमरे में रह चुका था। मलिन, जो अंधेरे का आदी हो चुका था, अब धूप में असहज महसूस कर रहा था। अब कनेक्सियन को नौकरानियों ने पकड़ रखा था। वह खुले मैदान में जी भरकर खेल रहा था। मलिन की आवाज सुनकर भी उसने अपने पिता की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मलिन ने बेबसी से सिर हिलाया। न तो कॉनेक्सियन और न ही सीलिया उसके आसपास थे। इन दोनों बच्चों ने अब तक उसे एक बार भी नहीं पुकारा था। इस मामले में मलिन असहाय था। मलिन कनेक्सियन की ओर बढ़ा और उसे जमीन से उठा लिया। वह छोटा लड़का मलिन का विरोध करने पर तुला हुआ था। उसके छोटे छोटे हाथ मलिन को बार बार खींच रहे थे और खरोंच रहे थे। उसकी हरकतों पर कई नौकरानियां हंस पड़ीं। मलिन ने इन नौकरानियों की ओर देखा और पूछा, चारिस और एवरिल कहाँ हैं? नौकरानी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, विस्काउंट महोदय, दोनों महोदयाएं स्नान कर रही हैं। जवाब सुनकर मलिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। चूंकि वे दिन में नहा रहे थे, इसलिए हो सकता है कि वे जीवन शक्ति का मिश्रण लगा रहे हों। जब से मलिन ने चारिस और एवरिल को जीवन शक्ति का मिश्रण दिया, वे इसके दीवाने हो गए। हर दिन वे इस मिश्रण को गर्म पानी में डालकर देर तक नहाते। जीवन शक्ति का यह मिश्रण वाकई अद्भुत था। इसमें भिगोने के बाद चारिस और एवरिल की त्वचा बेहद मुलायम और कोमल हो गई थी। इसके अलावा दोनों इसे बड़े उत्साह से लगा रही थीं। ज्यादातर लोग कहते थे कि औरतें सुंदरता को ही जीवन मानती हैं। मलिन को आखिरकार इन शब्दों का मतलब समझ आ गया था। औरतें उम्र और हैसियत की परवाह किए बिना सुंदरता को पसंद करती थीं। जीवन शक्ति का यह मिश्रण न सिर्फ महिला जादूगरों के बीच लोकप्रिय था, बल्कि आम औरतें भी इसे पसंद करती थीं। मलिन ने महल की दूसरी मंजिल पर नजर डाली। वह जानता था कि चारिस और एवरिल जीवन शक्ति औषधि में डूबी हुई हैं, इसलिए वे कुछ देर तक वहां नहीं आएंगी। वह सीधा मुड़ा और चला गया। वह काले वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर देखना चाहता था कि क्या बैंगनी पत्थर का चूर्ण औषधि उसके मंत्र मॉडलों को सचमुच स्थिर कर सकता है। इस प्रकार मलिन ने कोन्क्सियन को नीचे रखा और विल्सन कैसल छोड़ दिया। डॉट 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 सर विस्काउंट, हम यहाँ हैं। गाड़ी धीरे धीरे रुकी। मलिन काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंच गया था। मलिन ने दरवाजा खटखटाया। नौकरानी ने ही मलिन को घर में आने दिया था। मलिन ने तुरंत काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह अपने घर में आराम से एक किताब पकड़े हुए पढ़ रहा था। जादूगर हिल, क्या आपके मंत्र मॉडल स्थिर हो गए हैं? ये देखकर कि बूढ़ा आदमी निश्चिंत था, मलिन भी मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि डार्क मैजिक क्षेत्र से लाया गया बैंगनी पत्थर का पाउडर काढ़ा काफी असरदार था। जल्द ही मलिन उस बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया। धूसर कपड़े पहने नौकरानी ने उसे एक कप गर्म पानी और कुछ सूखे मेवे दिए। मलिन ने एक अंडाकार मेवा उठाया और उसे चबाया। मेवा खुशबूदार और कुरकुरा था और उसका स्वाद लाजवाब था। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने मलिन की ओर देखा और मुस्कुराया। जादूगर मलिन, आप जो बैंगनी पाउडर का पोषण वापस लाए हैं, वह वाकई बहुत असरदार है। मुझे अब मन की शक्ति से मंत्र मॉडल को दबाने की जरूरत नहीं है। मैं भी मंत्र डाल सकता हूँ, लेकिन वे अभी भी थोड़े अस्थिर हैं, इसलिए मुझे अभी भी बैंगनी पत्थर पाउडर पोषण पीना होगा। फिर बूढ़े आदमी ने मलिन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जादूगर मलिन, मैंने बैंगनी पत्थर का पाउडर इस्तेमाल कर लिया है, जो बैंगनी पत्थर पाउडर औषधि बनाने के लिए जरूरी मुख्य औषधि है। क्या तुम्हारे पास और भी है? मलिन ने सिर हिलाया। मैंने औषधि बनाने के लिए सारा बैंगनी पत्थर का पाउडर इस्तेमाल कर लिया है। और सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है, मेरे पास भी औषधि बनाने की बहुत सारी सामग्री की कमी है। डार्क मैजिक क्षेत्र छोड़ने के बाद औषधि बनाने की सामग्री मिलना बहुत मुश्किल है और विशाल प्रकाश नगर में तो ये दुर्लभ है। मलिन इस मामले में भी लाचार था। उसे कुछ औषधि सामग्री की जरूरत थी, लेकिन प्रकाश नगर में उसे कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ औषधि सामग्री की कमी के कारण कई घुमंतु जादूगर किसी जादूगर संगठन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी ने कई जादूगरों को भी मुश्किल में डाल दिया था। मलिन, जो 1 साल तक डार्क मैजिक क्षेत्र में रहा था, ने रिसोर्स टॉवर में हर तरह के संसाधनों का आनंद लिया था। उसे बस कुछ योगदान अंक खर्च करने थे ताकि उसे अपनी जरूरत के संसाधन मिल सकें।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिसोर्स टॉवर में मौजूद मंत्र, जादू करने के औजार, मौलिक क्रिस्टल पत्थर और हर तरह की औषधि सामग्री अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके हासिल की गई थी। अपने जादूगरों के संगठन को छोड़ने के बाद मलिन को अपनी क्षमता में सुधार करने में स्पष्ट बाधाएं महसूस हुई। प्रकाश नगर में स्वाभाविक रूप से ज्यादा औषधि सामग्री नहीं है। कई जादूगर जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, वे प्रकाश नगर नहीं आएंगे। लेकिन अगर जादूगर मलिन को सचमुच औषधि सामग्री की जरूरत है, तो मुझे एक जगह पता है जहां शायद आपकी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी किताब नीचे रख दी और आंखें सिकोड़ते हुए शांत स्वर में कहा। ओह, वह कहाँ है? मलिन ने जल्दी से पूछा। उसे अब वाकई ऐसी जगह की जरूरत थी जहां औषधि बनाने की सामग्री हो। औषधि बनाने की सामग्री के साथ ही वह अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए फैंटास्मल मैजिक पोशन या ब्लूबेरी पोशन बनाना जारी रख पाएगा। अन्यथा, भले ही उसने एक उन्नत मन ध्यान मंत्र का अभ्यास किया हो, फिर भी उसे अपनी मन शक्ति को उस स्तर तक लाने में कुछ साल लगेंगे जहां वह 6 प्रथम स्तर के मंत्रों के निर्माण का समर्थन करने में सक्षम हो सके। तब तक उसे डार्क मैजिक क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया होगा। ये तैरता हुआ शहर है। कई जादूगर यहाँ तरह तरह के व्यापार करते हैं, चाहे वे घुमंतू जादूगर हों, सेना के जादूगर हों, जादूगरों के संगठन से हों या जादूगर परिवार से। तैरते हुए शहर में हर तरह के जादूगर दिखाई दे सकते हैं। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने फ्लोटिंग सिटी के बारे में विस्तार से बताया। मलिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था और बुदबुदाता रहा, फ्लोटिंग सिटी, फ्लोटिंग सिटी। रुको, क्या जादूगरनी एलेना फ्लोटिंग सिटी के डेलमैन परिवार से नहीं है? मलिन को मन ही मन जादूगरनी एलेना की याद आई। उस प्यारी सी, जीवंत जादूगरनी ने डार्क मैजिक क्षेत्र की घटना के बाद मलिन को फ्लोटिंग सिटी का जिक्र किया था। उस समय मलिन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसे बस फ्लोटिंग सिटी नाम याद आया। उसे लगा कि ब्लैक मून साम्राज्य में यह आम बात है। हालांकि, बूढ़े व्यक्ति की व्याख्या सुनने के बाद, उसे एहसास हुआ कि फ्लोटिंग सिटी वह जगह थी जहां कई स्पेल कास्टर्स आपस में व्यापार करते थे। विजार्ड हिल, क्या आप पहले कभी फ्लोटिंग सिटी गए हैं? मलिन ने अचानक पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। एक बार, लगभग 12 साल पहले। यह एक चहल पहल वाला शहर है। कई जादूगर वहां व्यापार करते हैं। अगर जादूगर मलिन जाने का फैसला करता है, तो मैं तुम्हारे साथ बैंगनी पत्थर के पाउडर पोशन के लिए जरूरी सामग्री का व्यापार करने चलूंगा। ठीक है, कुछ उचित व्यवस्था करने के बाद, मैं विजार्ड हिल के साथ रवाना हो जाऊंगा। मलिन खड़ा हुआ और मुस्कुराया। उसे औषधि सामग्री की तत्काल आवश्यकता थी। वह एक अत्यंत दुर्लभ 6 तत्वीय मंत्र दृष्टा था। इसके अलावा, उसके प्रथम स्तरीय मंत्रों में फ्रीजिड आइस और डार्क लाइट रियल्म जैसे जटिल मंत्र भी थे। इन मंत्रों को उसकी जागरूकता में अनुकरण करने के लिए अत्यधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। उन्नत मन ध्यान मंत्र का उपयोग करके अपनी मन शक्ति को बढ़ाना बहुत धीमा था। मन शक्ति की वृद्धि को तेज करने के लिए मलिन को कुछ औषधियां लेनी होंगी। इस प्रकार, काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को विदाई देने के बाद, मलिन अपनी गाड़ी में वापस आ गया और विल्सन कैसल की ओर चल पड़ा। विल्सन कैसल में वापस लौटने के बाद, मलिन ने नौकरानियों से ओल्ड विल्सन के बारे में पूछा, फिर महल के पीछे की ओर चला गया। ओल्ड विल्सन द्वारा कुछ बदलाव किए जाने के बाद, विल्सन किला अब 1 साल पहले की तुलना में बहुत अलग था। किले के पीछे एक विशाल चौक बनाया गया था जहां ओल्ड विल्सन अपने भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों को प्रशिक्षण देते थे। हालांकि, आज ओल्ड विल्सन अपने भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों को प्रशिक्षण नहीं दे रहे थे। वहां बस कुछ ही लोग थे जो ओल्ड विल्सन के साथ एक अजीबोगरीब मुद्रा का अभ्यास कर रहे थे। मलिन ने दूर से ही देख लिया था कि बूढ़ा विल्सन जिस मुद्रा में था, वह उस अजीबोगरीब उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा थी। बूढ़े विल्सन के पीछे याग्वेज प्रेट और 2 अन्य व्यक्ति थे। हालांकि मलिन उनके नाम नहीं जानता था, लेकिन वह उनके चेहरों से परिचित था। वे भारी कवचधारी शूरवीर हो सकते थे जो ब्लैकवाटर सिटी से प्रकाश सिटी तक बूढ़े विल्सन का पीछा कर रहे थे। बूढ़े विल्सन को संभवतः इन चारों पर सबसे अधिक भरोसा था, अन्यथा वह उन्हें रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा कभी नहीं सिखाते। वहां कौन है? अचानक, बूढ़े विल्सन ने अपनी आंखें खोलीं। एक भयानक आभा ने उसके पूरे अस्तित्व को ढंक लिया और वह एक ऐसे जानवर की तरह लग रहा था जो विरोधियों पर झपटकर उन्हें खा जाएगा। पिताजी, यह मैं हूं। मलिन तुरंत उनके पास आया और उनके पास आ गया। बूढ़े विल्सन के उस मुद्रा में आने के बाद, उसकी इंद्रियां और भी तेज हो गई थीं, इसलिए उसने मलिन को दूर से ही देख लिया था। जब विल्सन को एहसास हुआ कि यह मलिन ही है, तो उसने अपने आसपास के माहौल को याद किया और एक दयालु मुस्कान बिखेरी। उसने पूछा, मलिन, तुम यहाँ क्यों हो? मलिन की नजरें ओल्ड विल्सन के पीछे खड़े लोगों पर पड़ीं और वह मुस्कुराया। पिताजी, मैं कुछ बातें करने के लिए आपको ढूंढने आया था। ये दोनों। मलिन ने उन 2 हटे कट्टे आदमियों की ओर देखा और ओल्ड विल्सन ने मलिन को समझाया, तुम्हें प्रेट और याग्यूस को जानना चाहिए। ये दोनों भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों, एम्मिट और बाबोंग्स के उपसेनापति हैं।
उन्होंने कई सालों तक जिंदगी और मौत की कई परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। मैंने उन्हें उस उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा सिखाने का फैसला किया है। जब उन दोनों लोगों ने मलिन की ओर देखा तो वे हल्के से झुके। सर विस्काउंट विल्सन कैसल में मलिन एक विस्काउंट था जबकि ओल्ड विल्सन एक बैरन था। मलिन को इन दोनों आदमियों के बारे में ज्यादा याद नहीं था, लेकिन चूंकि उन्हें ओल्ड विल्सन ने चुना था, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई। ओल्ड विल्सन उस अजीबोगरीब उभरी हुई मूर्ति का महत्व अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने उस मुद्रा को सीखने के लिए लोगों को चुनने में कोई लापरवाही नहीं बरती। सी 172 तैरता शहर। अध्याय 172 तैरता शहर। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। याग्वेज। मलिन ने याग्यूस पर एक नजर डाली। उसका जवान चेहरा, जो बहुत पहले ही भोलापन से उभर आया था, एक परिपक्व और कठोर रूप प्रकट कर रहा था। मलिन को अब भी याद था कि युवा यागेज ने दृढ़ता से उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। उसे ये भी याद था कि जब उनका सामना शक्तिशाली डाकुओं से हुआ था, तब यागेज बिना किसी संदेह के उसके सामने खड़ा था। याग्यूज ईमानदार और साहसी है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि पिताजी उसे राहत मूर्तिकला की मुद्रा सिखाएं। मलिन याग्यूज से संतुष्ट था। उस समय इस युवा शूरवीर का सपना ओल्ड विल्सन के भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों में शामिल होने का था। हालांकि याग्वेज की कमांडर बनने की क्षमता के साथ भारी कवच वाले शूरवीर बनने की बात तो दूर, यह आसान काम था। हालांकि ओल्ड विल्सन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे उसके व्यक्तित्व के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैंने खुद यागेज को पढ़ाया है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेसी के साथ यागेज के बारे में आपकी क्या राय है। याग्वेज मेसी के साथ। मलिन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह कुछ दिनों पहले ही प्रकाश नगर वापस आ चुका था, लेकिन मेसी से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। ओल्ड विल्सन की बात सुनकर लगा कि मेसी अभी भी कॉनिक्सियन क्षेत्र में ही है और पूरे क्षेत्र की देखभाल में ओल्ड विल्सन की मदद कर रहा है। अब मेसी ओल्ड विल्सन का बहुत बड़ा मददगार बन गया था। हालांकि मलिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ओल्ड विल्सन याग्वेज और मेसी को एक साथ लाना चाहेंगे। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि यह सही नहीं है? बूढ़े विल्सन ने चेहरे पर उदासी लिए हुए धीमी आवाज में पूछा। मलिन ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। मैं बस हैरान हूं। हाँ, मुझे इसके बारे में बताओ। जब मैंने यागेज को मेसी के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते सुना, तो मैं चौंक गया। यागेज के शांत स्वभाव और मेसी के जीवंत स्वभाव में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन शायद यही उनकी नियति है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब तक वे दोनों इसे ठीक समझते हैं। बूढ़ा विल्सन हंसा। जाहिर है, वह भी यागेज से काफी संतुष्ट था। उसके बाद ओल्ड विल्सन को कुछ सूझा और उसने मलिन से कहा, मलिन, क्या आज तुम्हें मेरी किसी चीज की जरूरत है? बूढ़े विल्सन का सवाल सुनकर मलिन ने संक्षेप में स्थिति समझाई, पिताजी, मुझे कुछ समय के लिए प्रकाश नगर छोड़ना पड़ सकता है। मैं विजार्ड हिल वाली जगह जा रहा हूँ। पहले ही जा रहे हो? बूढ़े विल्सन के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन जल्द ही वह संभल गया और सामान्य व्यवहार करने लगा। वह जानता था कि मलिन एक रहस्यमय मगर शक्तिशाली जादूगर बन गया है। वह बाकियों से अलग दुनिया में रहता था। ठीक है, लेकिन यागेज और मेसी की शादी लगभग आधे साल में होगी। उसके भाई होने के नाते तुम्हें तब तक लौट आना होगा। बूढ़े विल्सन ने गंभीर चेहरे के साथ मलिन से कहा। मलिन ने कुछ देर सोचा। तैरता हुआ शहर यहां से ज्यादा दूर नहीं था। अगर वह वहां ज्यादा समय नहीं बिताता, तो वह आधे साल में वापस आ सकता था। ये सोचकर मलिन ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मलिन मुड़कर चला गया। बूढ़ा विल्सन याग्वेज और अन्य लोगों को राहत मूर्ति की रहस्यमय मुद्रा के बारे में सिखाता रहा। रात ठंडी और शांत थी। मलिन, चारिस और एवरिल का अभी सोने का कोई इरादा नहीं था। कई दिनों तक वाइटैलिटी पोशन में भीगने के बाद चारिस और एवरिल की त्वचा मुलायम और नाजुक हो गई थी, दोनों अब और भी खूबसूरत लग रही थीं। रात भर की भाग दौड़ के बाद तीनों थोड़े थके हुए लग रहे थे, पर किसी को नींद नहीं आई थी। इस वक्त वे चुपचाप अपनों की गर्मजोशी का आनंद ले रहे थे। क्या तुम सचमुच जा रहे हो? चेरीज ने अचानक पूछा और कमरे में सन्नाटा टूट गया। हाँ, कल। इतना कहते ही माहौल फिर से खामोश हो गया। दरअसल घर लौटते हुए मलिन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि चेरिस, एवरिल और यहाँ तक कि ओल्ड विल्सन जैसे बाकी लोगों के प्रति उसके मन में एक दूरी सी आ गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही ओल्ड विल्सन, चारिस और बाकियों से अलग दुनिया में रह रहा था। ऐसी कई बातें थीं जो मलिन उन्हें साफ साफ नहीं समझा पा रहा था। ऐसा लगा जैसे उनके बीच कोई विशाल अवरोध था। काफी देर बाद चेरिस ने धीरे से कहा, मलिन, मुझे लगने लगा है कि तुम मुझसे बहुत दूर हो, भले ही तुम मेरे बिल्कुल बगल में हो। मलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले दिन मलिन चुपचाप विल्सन कैसल से निकल गया।
वह सीधे काले वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचा। बूढ़े आदमी ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था, यहाँ तक कि एक किराए की गाड़ी भी जो मलिन का इंतजार कर रही थी। कैसा है? सब कुछ निपट गया। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सब हो गया, चलो चलें, मलिन ने उसे शांति से बताया और गाड़ी में बैठ गया। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने मलिन की ओर एक गहरी नजर डाली और सोच विचार कर आह भरी। जादूगर मलिन, तुम्हें अपने परिवार के साथ बिताए पलों की कद्र करनी चाहिए। हम जादूगरों का अकेले रहना तय है। परिवार के साथ बिताए ये गर्म दिन ज्यादा दिन नहीं टिकते। एक साधारण प्रथम स्तरीय जादूगर 200 साल तक जीवित रह सकता था। यहाँ तक कि अल्पायु जादूगर भी 100 साल तक जीवित रह सकते थे। वहीं सामान्य जादूगरों का जीवन काल लगभग 70 साल का होता था, उसे भी दीर्घायु माना जाता था। आखिरकार जादूगर और सामान्य लोग दो तरह के लोग थे। जब उनके सभी प्यारे परिवार के सदस्य बुढ़ापे में गुजर जाते थे, तो जादूगरों को अंतहीन दिन अकेले ही काटने पड़ते थे। मलिन ने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर फिर से देखा। बूढ़े आदमी को भी एक प्यारी मगर अफसोस भरी याद आ सकती थी। डॉट 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 गाड़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिससे सफर उबड़ खाबड़ हो रहा था। हालांकि रास्ता उबड़ खाबड़ था, गाड़ी बादलों और धुंध से घिरे पहाड़ों की ओर बढ़ती रही। इस वीरान जगह में गाड़ी में किस तरह के लोग बैठे हैं, यह कोई नहीं जानता था। आखिरकार गाड़ी धीरे धीरे रुकी। काले वस्त्र पहने दो आदमी गाड़ी से उतरे। उनमें से एक, जो काफी बूढ़ा था, ने धीमी आवाज में गाड़ीवान से बात की। फिर गाड़ीवान गाड़ी को धीरे धीरे पहाड़ से नीचे ले आया। विजार्ड हिल, क्या ये तैरता हुआ शहर है? मलिन ने अजीब भाव से पूछा। ये दो काले वस्त्रधारी आदमी मलिन और विजार्ड हिल थे, जो प्रकाश सिटी से आए थे। पहाड़ में आगे बढ़ने के लिए लगभग कोई रास्ता नहीं था। अगर वे आगे की ओर बढ़ते, तो घने जंगल में पहुंच जाते जो धुंध से ढका हुआ था। मलिन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह तैरता हुआ शहर है। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने धुंध से ढके घने जंगल पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ठीक है, यही है, चलो, अगर तुम और अंदर जाओगे, तो तुम्हें तैरता हुआ शहर दिखाई देगा। इसके बाद काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी धुंध में चला गया। मलिन कुछ देर तक हिचकिचाया और अंततः उसने भी ऐसा ही किया। मलिन ने देखा कि घने कोहरे के कारण उसकी दृष्टि बहुत कमजोर हो गई थी। वह अपने सामने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की केवल एक छोटी सी आकृति ही देख पा रहा था। इसके अलावा कोहरा उसके चौड़े वस्त्र में घुस रहा था, उसकी नमी से ठंडक का एहसास हो रहा था। हर बार अचानक मलिन ने हाथ हिलाकर फ्रॉस्ट को अपने सामने एक निश्चित स्थान पर फेंक दिया। तुरंत ही बर्फ के मोटे क्रिस्टल बन गए। मलिन ने भौहें चढ़ाईं। जब वह उस आकृति के पास पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि वह फूलों के निशान वाली एक मकड़ी थी। वह लगभग एक हथेली के आकार की थी। मलिन को देखते ही पता चल गया कि वह जहरीली और भयानक लग रही थी। विजार्ड हिल, यहाँ बहुत सारे जहरीले कीड़े हैं। ये कहकर उसने हाथ ऊपर उठाए और आग का गोला फेंका। आग का गोला तुरंत फट गया और कुछ अंगूठे के आकार के भरिंग मर गए, जिनसे भिनभिनाने जैसी आवाज निकली। हालांकि मलिन और काले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी जंगल में थोड़े समय के लिए ही गए थे, फिर भी उनका सामना कुछ जहरीले कीड़ों से हो गया। इनमें से ज्यादातर जहरीले कीड़ों में जहर भरा हुआ था। अगर उन्हें काट लिया जाए, तो उन्हें जहर के प्रभाव में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। केवल जादूगर ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मन की शक्ति से अपने आसपास की सभी गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। शक्तिशाली तात्विक तलवारबाजों की तरह, अगर वे यहाँ लापरवाह होते, तो जहरीले कीड़ों द्वारा काटे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती। विजार्ड हिल, क्या ये सचमुच तैरता हुआ शहर है? मलिन पूछे बिना नहीं रह सका। बूढ़ा आदमी अचानक रुका और मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, हम पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ मलिन ने अपना सिर उठाया तो पाया कि सामने अभी भी धुंध छाई हुई थी और वह कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। फिर भी जब मलिन ने अपनी मन की शक्ति से देखा, तो उसने धुंध के बीच एक शहर की धुंधली आकृति देखी, मानो वह बादलों में तैर रही हो। उसे यकीन हो गया कि यही तैरता हुआ शहर है। बूढ़े व्यक्ति ने मलिन की ओर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए समझाया, फ्लोटिंग सिटी वास्तव में हवा में तैरती हुई नहीं है। यह बादलों और धुंध से घिरे एक पहाड़ की चोटी पर बनी है, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग सिटी है। इसके अलावा ये धुंध वास्तव में एक विशाल रूनिक मैजिक सर्कल द्वारा निर्मित है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी पहाड़ पर आ जाए, तो भी वह अपनी प्रबल मानसिक शक्ति के बिना फ्लोटिंग सिटी को नहीं खोज सकता। मलिन ने सिर हिलाया। कुछ जादूगर नौमियों के आसपास ही रहे, जबकि कुछ नौमियों से दूर रहना पसंद करते थे। फ्लोटिंग सिटी जाहिर तौर पर उस समूह में थी जो नौमियों से दूर रहती थी। वे नौमियों द्वारा पकड़े नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतनी अजीब जगह बनाने में बहुत ऊर्जा और समय लगाया। चलो चलें। फ्लोटिंग सिटी में प्रवेश करने के लिए हमें इन पत्थर की मूर्तियों को माइंड पावर से सक्रिय करना होगा।
बूढ़े आदमी ने जमीन पर पड़ी बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियों की ओर इशारा किया। इन मूर्तियों पर किसी जादूगर की आकृतियां उकेरी हुई लग रही थीं। इसके अलावा उन पर तरह तरह के रत्न और रहस्यमयी रून जड़े हुए थे। मलिन और काले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति मूर्तियों के पास पहुंचे और तेजी से अपनी मानसिक शक्ति मूर्तियों की ओर बढ़ा दी। फिर मानो मूर्तियां जीवंत हो उठी हों, उन पर बने रहस्यमयी रून एक तेज रोशनी से चमकने लगे। रत्न भी अध्याय 173 कीमियागर। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। स्विश स्विश। प्रकाश के दो स्तंभ चमके, फिर दो आकृतियां प्रकट हुईं। मलिन और काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी एक अनजान जगह पर पहुंच गए थे। यहाँ कुछ बड़ी मूर्तियां भी थीं। ये मूर्तियां रूनों से ढकी हुई थीं, जो बेहद रहस्यमय और प्राचीन प्रतीत हो रही थीं। हम आखिरकार यहाँ आ गए। ये तैरता हुआ शहर है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए मलिन से धीरे से कहा। मलिन ने अपने सिर पर ओढ़ा हुआ चोगा खोला और अपना जवान सा चेहरा दिखाया। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि यह एक फलता फूलता शहर लग रहा था। हालांकि यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। इसके अलावा उनके आसपास कई रहस्यमयी रून और तत्वों के उतार चढ़ाव भी थे। चलो चलें। ये तो फ्लोटिंग सिटी का सिर्फ बाहरी हिस्सा है। अंदर का हिस्सा ज्यादा जीवंत है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और तुरंत मलिन का मार्गदर्शक बन गया। वह आगे आगे चला और मलिन को तैरते शहर में ले गया। जैसा कि बूढ़े ने कहा था, तैरता शहर वाकई लोगों से भरा हुआ था। शहर में पहुंचते ही शोर का एक कोलाहल मलिन के कानों तक पहुंच गया। लोग उसकी नजरों के सामने हर जगह थे। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे भी थे। हर तबके के लोग अपनी मर्जी से सड़क पर घूम रहे थे। बेशक वे सामान्य लोग नहीं थे, कम से कम वे प्रवेश स्तर के जादूगर या उससे ऊपर के स्तर के थे। इसके अलावा ये जादूगर अजीब थे। कुछ पर भयानक दिखने वाले जहरीले कीड़े थे जो दूसरों को डराते और गुर्राते थे, और कुछ तो ऐसे राक्षस का रूप धारण कर लेते थे जो जादूगलियों से भी ज्यादा भयानक था। जादूगर हर आकार और प्रकार के थे। इस यात्रा ने सचमुच मलिन की आंखें खोल दी। बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन में मलिन ने सड़क का पता लगाया। अचानक मलिन ने सामने देखा और एक भूरे बालों वाला बदसूरत जादूगर देखा और उसके पीछे एक नंगा आदमी चल रहा था। उस आदमी ने कमर तक सिर्फ एक चमड़े का लहंगा और सिर पर लोहे का एक मुखौटा पहना हुआ था। उसके अंगों में चांदी के कांटे बंधे हुए थे जो तेज धूप को परावर्तित कर रहे थे, जिससे वह बेहद भयावह लग रहा था। इस नकाबपोश व्यक्ति ने अपने गले में लोहे की जंजीर भी पहन रखी थी और उसके सामने खड़ा बदसूरत जादूगर उसे खींच रहा था तथा एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। मलिन ने भौहें चढ़ाईं। वह देख सकता था कि नकाबपोश आदमी जाहिर तौर पर एक जिंदा इंसान था, लेकिन उसके साथ एक राक्षस जैसा व्यवहार किया जा रहा था। बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया और उसने भारी आवाज में मलिन से कहा, जादूगर मलिन, हमें मुसीबत में मत डालो। ये कीमियागर हैं, पागल लोग हैं। इनसे कभी भी मुसीबत में मत पड़ना। बूढ़े आदमी ने जल्दी से मलिन को खींचा और तेजी से आगे की ओर चल दिया। फिर उन्होंने उस बदसूरत जादूगर और नकाबपोश आदमी के जाने का इंतजार किया। मलिन ने अपने पीछे नकाबपोश राक्षस को देखा और पूछा, जादूगर हिल कीमियागर से तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़े ने गंभीर भाव प्रकट किए, फिर कड़कड़ाहट से हंसा। हे, तकनीकी रूप से कहें तो कीमियागर भी जादूगर होते हैं, लेकिन वे क्रूर और गुस्सैल स्वभाव के माने जाते हैं। ये कीमियागर उच्च स्तर के जादूगर नहीं होते। वे प्रवेश स्तर या प्रथम स्तर के जादूगर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जादू के मॉडल बनाने में ज्यादा रुचि नहीं होती। इसके बजाय वे कीमिया का अध्ययन करना और लोगों पर उसका अभ्यास करना पसंद करते हैं। क्या तुमने वहां पीछे उस नकाबपोश प्राणी को देखा? वह असल में एक नौमी है। उसे इन कीमियागरों ने पकड़ लिया था और एक खास औषधि से उसकी याददाश्त मिटा दी थी, जिससे वह चलता फिरता ज़ॉम्बी बन गया था, जो सिर्फ कीमियागरों की बात मानता है। कीमियागरों ने पकड़े गए नौमीज पर अपनी कीमियागिरी आजमाने की पूरी कोशिश की, जिससे नौमीज को जानवरों से भी ज्यादा भयानक शक्ति प्राप्त हो गई। कीमियागर ऐसे चलते फिरते ज़ॉम्बी को अपना पालतू कहते हैं। हे, कीमियागरों की क्षमताएं ज्यादातर उनके पालतू में ही प्रकट होती हैं। ज्यादा ताकत पाने के लिए ये कीमियागर बेरहम हो जाते हैं। अब वे सच्चे जादूगर नहीं रहे। बूढ़े आदमी के लहजे में साफ तौर पर कीमियागरों के प्रति नापसंदगी झलक रही थी। दरअसल निर्दयी जादूगरों के इस समूह की हरकतें सुनकर मलिन घृणा से भर गया था। कीमियागरों के तथाकथित पालतू सभी सामान्य लोग थे, लेकिन उन्हें क्रूरता से राक्षसों में बदल दिया गया। दरअसल मलिन के पिछले जन्म में ऐसे पालतू का एक नाम था जैविक हथियार। हालांकि उसके पिछले जन्म में कानून सिद्ध हो चुका था। उसने जैविक हथियार के अध्ययन पर सख्त पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि यह मामला बेहद भयावह और अमानवीय था। दुर्भाग्य से इस दुनिया में पागल कीमियागर किसी भी चीज से बंधे नहीं थे, इसलिए वे अपनी कीमिया के परिणाम को सामान्य लोगों पर अपनी इच्छानुसार आजमा सकते थे। चलो चलते हैं।
हम जितना ज्यादा ऐसे मामलों का सामना करेंगे, हमें इनकी आदत हो जाएगी। बूढ़े ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जब उसने उस जमाने के कीमियागरों की क्रूरता के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। हालांकि ये सच था। जादूगरों की दुनिया में क्रूरता और उदासीनता ही मुख्य विषय थे। ज्यादातर जादूगर खुद को बाकियों से ऊंचा समझते थे, वे सामान्य लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। मलिन ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ते जज्बातों को शांत करने की कोशिश की। फिर वह मुड़ा और काले चोगे वाले बूढ़े आदमी के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। अपनी यात्रा के दौरान मलिन ने कई क्रूर कीमियागरों को देखा। उनके पीछे हमेशा कुछ राक्षस घूमते रहते थे। ये राक्षस कीमियागरों के अध्ययन के परिणाम थे। मलिन को इनमें से कुछ राक्षसों से खतरे का भी गहरा एहसास हुआ। मलिन को डार्क मैजिक क्षेत्र के कीमियागरों का ज्ञान कभी नहीं मिला था। इससे ये भी पता चला कि डार्क मैजिक क्षेत्र एक रूढ़िवादी जादूगरों का संगठन था। वे जादूगरों की प्राचीन साधना पद्धति का अभ्यास करते थे, जिसमें औषधि, कीमिया और रेनोलॉजी जैसे अतिरिक्त अध्ययन शामिल थे ताकि जादूगरों को उच्च स्तरीय जादूगर बनने में मदद मिल सके। रेनोलॉजी या कीमिया को मुख्य अध्ययन बनाना और जादू मॉडल के निर्माण की उपेक्षा करना निश्चित रूप से उल्टा नहीं था। हालांकि मलिन को काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति से ये भी पता था कि समग्र जादूगरों की दुनिया में रूढ़िवादी जादूगरों के संगठनों की संख्या घट रही थी। कई जादूगरों के संगठन कीमियागरों को स्वीकार करने लगे थे। काफी देर तक बूढ़े आदमी के पीछे चलते हुए मलिन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, जादूगर हिल, हम कहाँ जा रहे हैं? मलिन ने फ्लोटिंग सिटी आकर वाकई बहुत कुछ सीखा था। कम से कम उसे कीमियागरों जैसे क्रूर, फिर भी धीरे धीरे बढ़ते लोगों के समूह का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा था। ये पूरी स्पेलकास्टर दुनिया में बदलावों का एक दौर था। इन कीमियागरों को अनोखी कीमियागिरी विधियों का इस्तेमाल करके एक सामान्य व्यक्ति को एक आक्रामक राक्षस में बदलने में शायद बस थोड़ा ही समय लगेगा। हालांकि यह काम क्रूर था, फिर भी कई जादूगरों ने उनके कार्यों का स्वागत किया। इसलिए और भी जादूगर कीमियागर बनने पर विचार कर रहे थे। हालांकि फ्लोटिंग सिटी में मलिन का असली उद्देश्य अभी भी फैंटास्मल मैजिक पोशन और ब्लूबेरी पोशन तैयार करने के लिए आवश्यक कुछ पोषण सामग्री प्राप्त करना था। इस प्रकार जब मलिन ने देखा कि काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी किसी अज्ञात स्थान की ओर जा रहा है, तो उसने स्पष्टीकरण मांगा। बूढ़े आदमी ने रुककर जवाब दिया, जादूगर मलिन, हम दोनों को कुछ औषधि सामग्री चाहिए। बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त के पास ले चलता हूँ। उसकी मदद से हमें अपनी मनचाही औषधि सामग्री आसानी से मिल जाएगी। मलिन ने सिर हिलाया। आखिरकार काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने पहले भी फ्लोटिंग सिटी का दौरा किया था, स्वाभाविक रूप से वह शहर से ज्यादा परिचित होगा। जल्द ही बूढ़ा आदमी मलिन को कुछ गलियों से होते हुए एक गली में ले गया। फिर वे दाएं मुड़े और एक आंगन में चले गए। यह आंगन बहुत ही सुहाना और शांत लग रहा था। आंगन में एक बूढ़ा आदमी था, जो काले वस्त्र पहने उस बूढ़े की उम्र का ही था। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ दोपहर की धूप का आनंद ले रहा था। हालांकि जैसे ही काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और मलिन ने आंगन में कदम रखा और इससे पहले कि वे बूढ़े आदमी के पास पहुंच पाते, लाल शर्ट पहने एक महिला अचानक बूढ़े आदमी के पास से निकल आई। इस महिला का शरीर सुडौल था। अपने उदासीन भाव के साथ वह अत्यंत सुंदर लग रही थी। उसने चमड़े का एक मजबूत कवच पहना हुआ था और उसकी छाती ऊंची और गर्व से उभरी हुई थी, जो उसके आकर्षण को और बढ़ा रही थी। लाल कमीज पहने इस महिला की उंगलियां दरअसल तीखे कांटों जैसी थीं, जिनमें ठंडी चमक थी, जबकि उसके बैंगनी बाल भी सुई जैसे थे। उसके छोटे से शरीर में किसी भी खूंखार जानवर से भी ज्यादा ताकत थी। हालांकि उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं, और वह बेजान और विरक्त लग रही थी। ये स्पष्टतः एक और कीमिया प्राणी था। वह औरत हवा की तरह तेजी से चलती हुई पलक झपकते ही मलिन और काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के सामने पहुंच गई। उसने अपने हाथों में चमकते हुए कांटों को ऊपर उठाया और आक्रामक मुद्रा दिखाई। बर्टन, काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी चिल्लाया। कुर्सी पर बैठा शांतचित्त बूढ़ा आदमी फौरन से हर उठा। उसके बाद लाल कमीज वाली औरत ने भी अपनी हरकतें रोक दी। किसी कठपुतली की तरह वह मलिन और काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को बेजान सी घूरती रही। बर्टन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक कीमियागर बन गए हो। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी जादूगर बर्टन की ओर बढ़ा और उस औरत की तरफ एक नजर डाली जो साफ तौर पर एक कीमियागर प्राणी थी। उसके स्वर में गुस्से की झलक छिपी थी और उसने ठंडे स्वर में कहा। जादूगर बर्टन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। काले वस्त्रधारी बूढ़े और मलिन पर एक नजर डालने के बाद उसने बेपरवाह स्वर में कहा, ये हिल है ना? इतने साल हो गए, पर तुम्हारा वह मिजाज कभी नहीं बदला। तुम सचमुच बदलना नहीं सीख सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जिंदगी भर अपने अस्थिर स्पेल मॉडल्स की पीड़ा झेल रहे हो। इस बीच मैंने अपने प्रिय स्पाइक्स की बदौलत कई संसाधन हासिल किए हैं और आखिरकार एक प्रथम स्तरीय स्पेल कास्टर बन गया हूं।
जादूगर बर्टन ने लाल शर्ट वाली महिला पर एक नजर डाली और गर्व से घोषणा की, स्पाइक्स, हे, यही तुम्हारे कीमियागर प्राणी का नाम है। तुम्हारी आत्मा गिर गई है। प्राचीन जादूगरों की परंपरा को तोड़कर अब तुम जादूगर नहीं रहे। तुम एक कीमियागर हो जो गलत रास्ते पर चला गया है। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी इतना क्रोधित लग रहा था कि वह लगभग चीख पड़ा। गिरा हुआ जादूगर BC 174 कीमिया प्राणी। अध्याय 174 कीमिया प्राणी। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। लाल कपड़ों वाली महिला ने बहुत तेजी से वार किया, जिससे काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी उसके हमले का जवाब देने में लगभग असमर्थ हो गया। उसके हाथों में लगे कांटों ने बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े आदमी पर वार किया। एक रूढ़िवादी जादूगर होने के नाते बूढ़े व्यक्ति का शरीर कमजोर था। वह कीमियागर प्राणी का एक भी वार सहन नहीं कर सकता था। टकराना। लाल रंग की पोशाक वाली महिला अपना वार नहीं कर पाई क्योंकि मलिन ने सहज ही वार कर दिया। गार्जियन मॉन्यूमेंट ने तुरंत काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को घेर लिया और उसके हाथों में लगे कांटों ने गार्जियन मॉन्यूमेंट में भयंकर रूप से चुभन पैदा कर दी, जिससे घर्षण पैदा हुआ। नतीजतन इस टक्कर से तेज चीखों की एक श्रृंखला निकली। भागो। उसी समय मलिन ने एक धीमी चीख मारी और उसके हाथों से अनगिनत छोटे छोटे आग के गोले उड़े। ये आग के गोले सीधे उस औरत की ओर बढ़े। बैंग बैंग बैंग। कुछ धमाकों के बाद आग के गोलों के प्रभाव से लाल रंग की महिला कुछ मीटर पीछे हट गई। इसके अलावा वह आग की प्रचंड लपटों में डूब गई। हिल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने काबिल इंसान को जानते होगे, लेकिन मेरी जान इतनी आसानी से नहीं हारेगी। जादूगर बर्टन मुस्कुराया, तभी आग की लपटों में घिरी वह औरत जमीन से उछलकर ऊपर आ गई। उसने जो चमड़े का कवच पहना था, वह आग की लपटों में जलकर राख हो गया और उसका सुडौल नंगा शरीर दिखाई देने लगा। वे उसके लंबे और भरे हुए स्तन भी साफ देख सकते थे। हालांकि अगर लाल रंग की पोशाक पहने महिला नग्न भी हो, तो भी वह पुरुषों में जरा भी वासना नहीं जगा पाती। इसके बजाय उन्हें घृणा महसूस होती। महिलाओं का ऊपरी शरीर हरे रंग की एपिडर्मल परत से ढका हुआ था, जो उनके पूरे ऊपरी शरीर को घेरे हुए थी। मलिन के छोटे छोटे आग के गोले इस परत पर फट रहे थे, इसलिए उनका कोई असर नहीं हो रहा था। महिला के शरीर पर हरे रंग के शल्कों से एक प्रकार का बलगम निकलने लगा, जिसने तुरंत ही भयंकर ज्वाला को शांत कर दिया। मलिन के हमले ने उस औरत का असली रूप उजागर कर दिया था। उन्हें लगा कि वह बेहद घिनौनी है, जहां एक सुडौल और आकर्षक महिला एक भयानक कीमियागर बन गई थी। स्वूश! अचानक वह औरत ऐसे चीखी मानो कोई जानवर हो। उसका शरीर फैलने लगा और उसकी मांसपेशियां उभर आईं। यहां तक कि उसकी नसें भी उभर आईं, जो उसके नाजुक चेहरे पर बेहद भयावह लग रही थीं। इस परिवर्तन से लोगों को पता चल गया कि वह महिला कल्पना से परे शक्तिशाली थी। वह उछली और सीधे मलिन की ओर बढ़ी। अंधेरा कोहरा। मलिन ने तुरंत डार्क मिस्ट का जादू किया और धुंध का एक बड़ा क्षेत्र तुरंत प्रकट हो गया। धुंध ने महिला को घेर लिया, लेकिन वह इससे अप्रभावित लग रही थी और बेतहाशा धुंध से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। डार्क मिस्ट। हिल, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम जिस इंसान को साथ लाए हो, उसने डार्क मिस्ट को सफलतापूर्वक बनाया होगा। लेकिन डार्क मिस्ट चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, मेरी प्यारी पर उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो तो बस एक चलती फिरती ज़ॉम्बी है। वो बेहोश है और स्वभाव से ही किसी भ्रम में नहीं पड़ेगी। हा। जादूगर बर्टन की हंसी के बीच, जैसी उम्मीद थी, वह औरत धुंध से बाहर निकली। उसने मलिन पर एक मुक्का मारा। उसके मुक्के से हवा में एक हल्की भनभनाहट की आवाज निकली, जिससे पता चला कि यह मुक्का वाकई कितना शक्तिशाली था। संरक्षक स्मारक। बिना किसी हिचकिचाहट के मलिन ने तुरंत गार्जियन मॉन्यूमेंट पर वार किया। महिला का मुक्का गार्जियन मॉन्यूमेंट पर पड़ा। बूम! एक जोरदार झटके के बाद मलिन के गार्जियन मॉन्यूमेंट में एक दरार दिखाई दी और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। गार्जियन मॉन्यूमेंट एक शक्तिशाली प्रथम स्तरीय रक्षात्मक मंत्र है। महिला के मुक्का मारने से उसके टूटने से यह साबित हो गया कि वह वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। कीमिया प्राणी अपेक्षा के अनुरूप ही शक्तिशाली था, इसलिए वह उसे कम नहीं आंक सकता था। उग्रज्वाला। मलिन ने आंखें मूंद लीं। इस समय उसने अपना प्रथम स्तरीय आक्रामक मंत्र उग्रज्वाला डाला था। तुरंत एक झुलसा देने वाली आभा प्रकट हुई और आग की एक लंबी रेखा सीधे उस महिला पर छा गई। ये पहली बार था जब मलिन ने फ्यूरियस फ्लेम का इस्तेमाल किया था। इसकी शक्ति फायरबॉल से कई गुना ज्यादा थी और इसका उच्च तापमान कवच को पिघलाने के लिए काफी था। इसकी विस्फोटक क्षमता के अलावा फ्यूरियस फ्लेम का प्रभाव भी काफी बेहतर था। जादू की प्रबल शक्ति के बावजूद मलिन ने देखा कि वह महिला एक बार फिर प्रचंड ज्वाला से बाहर निकल आई थी। उसके चेहरे की त्वचा पूरी तरह जल चुकी थी और असहनीय दुर्गंध आ रही थी। वहां मौजूद लोगों को यह दृश्य सामान्य लग रहा था, लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि महिला ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके शरीर पर हरे हरे रंग के पपड़ीदार दाने धीरे धीरे फड़कने लगे।
इसके बाद त्वचा की एक नई परत उभर आए और उसका झुलसा हुआ चेहरा अपनी मूल आकृति में वापस आ गया। मलिन ने भौहें चढ़ाईं। वह औरत असल में अब इंसान नहीं थी, वह एक कीमियागर प्राणी थी जिसे जादूगर बर्टन ने बहुत ऊर्जा और समय लगाकर बनाया था। उसकी शक्ति असाधारण थी और उसकी रिकवरी चौंकाने वाली थी। पहले स्तर के मंत्रों से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। साधारण प्रथम स्तरीय जादूगर या यहाँ तक कि 4 तत्व जादूगर भी ऐसे कीमिया प्राणी का सामना करने पर प्रतिकूल स्थिति में होंगे। अगर वे कीमिया प्राणी को कोई प्रभावी क्षति नहीं पहुंचा सकते, तो उनके पास स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। जादूगर बर्टन एक साधारण प्रतिभा वाला जादूगर था। हालांकि एक बार जब वह कीमियागर बन गया, तो उसने एक भयानक कीमियागर प्राणी पैदा कर दिया। उसकी क्षमताएं उन प्रतिभाशाली जादूगरों के बराबर थीं। हालांकि कीमियागर क्रूर थे, फिर भी कई जादूगरों द्वारा उनका स्वागत किए जाने की उम्मीद थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक रूढ़िवादी जादूगर की तरह कई बाधाओं को पार करके धीरे धीरे जादू करने के बजाय एक उन्नत गति से कीमिया प्राणी उत्पन्न करने में सक्षम थे। दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट था। ये कीमियागरों का लाभ था। बेशक, अगर जादूगर का स्तर ऊपर नहीं गया, तो वे अपना जीवनकाल नहीं बढ़ा सकते थे। हालांकि ऐसी कमजोरी उन जादूगरों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं थी, जिन्हें ऊंचे स्तरों तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। वे तो और भी ज्यादा ताकत की तलाश में थे। थंडरबोल्ट नैट। चून की उग्र ज्वाला इस कीमिया प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, मलिन ने अब और जोर से वार नहीं किया, बल्कि उसने थंडरबोल्ट नेट का इस्तेमाल किया और बिजली की कड़कती हुई कयामत उस कीमिया प्राणी पर एक ही बार में बेरहमी से बरस पड़ी। कीमिया प्राणी पर बिजली का असर नगण्य था। उसके शरीर पर हरे रंग के शल्क हल्के से हिले और उन्होंने बिजली को प्रभावी ढंग से रोक दिया। हालांकि मलिन को उम्मीद नहीं थी कि थंडरबोल्ट नेट उस महिला को नुकसान पहुंचाएगा। वह तो बस थंडरबोल्ट नेट के लकवाग्रस्त प्रभाव पर भरोसा करके उसे लकवाग्रस्त करना चाहता था। जल्द ही एक बड़ा वज्र जाल सीधे आसमान से गिरा और उस महिला को घेर लिया। तेज गड़गड़ाहट उस पर बेतहाशा बरसी। भले ही वह एक कीमिया प्राणी थी, फिर भी वह इतना बड़ा हमला नहीं झेल सकती थी। उसका शरीर अकड़ने लगा और उसकी गति धीमी हो गई। मलिन इस परिणाम से बहुत खुश थी। इसका मतलब था कि थंडरबोल्ट नेट की लकवाग्रस्त करने वाली क्षमता कीमिया प्राणी पर कारगर थी। ठंड। बिना किसी हिचकिचाहट के मलिन ने तुरंत फ्रॉस्ट का जादू किया। इसके अलावा उसने एक साथ कई जादू किए, बारी बारी से फ्रॉस्ट और लार्ज फ्रॉस्ट का जादू किया। कई जादू के बाद अल्कमी मॉन्स्टर के चारों ओर मोटे क्रिस्टल बन गए, जिससे वह वहीं जम गई। स्विश। मलिन ने जादूगर बर्टन पर नजर डाली। एक कीमियागर की क्षमता मुख्यतः उसके कीमियागर प्राणी द्वारा दर्शाई जाती थी। एक बार जब वह कीमियागर के कीमियागर प्राणी को बांध लेता, तो उस पर हमला करना बहुत आसान हो जाता। ये कीमियागरों की एकमात्र कमजोरी थी। अंधेरा कोहरा। मलिन की आकृति चमक उठी। जैसे ही उसके चारों ओर वायु तत्व तेजी से घूम रहा था, उसने गेल का प्रयोग किया। उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह जादूगर बर्टन के पास पहुंच गया। फिर उसने डार्क मिस्ट का प्रबल संस्करण प्रयोग किया। जादूगर बर्टन को तुरंत ही घने कोहरे ने घेर लिया। अपनी द्वितीय स्तरीय मानसिक शक्ति के कारण जादूगर बर्टन के पास डार्क मिस्ट से बचाव का कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह जल्द ही इस भ्रम में फंस गया। हर बार मलिन ने हाथ हिलाकर जादूगर बर्टन को उसी समय स्तब्ध कर दिया। इसके बाद उसने डार्क मिस्ट को हटा दिया ताकि जादूगर बर्टन होश में आ सके। टकराना। हालांकि जादूगर बर्टन जम चुका था, फिर भी उसकी कीमियागर प्राणी अपनी अपार शक्ति से बर्फ की परतों को चीरती जा रही थी। वह सीधे जादूगर बर्टन के पास आए और उन बर्फ के क्रिस्टलों को तोड़ दिया जिनसे जादूगर बर्टन बंधा हुआ था। हालांकि जादूगर बर्टन दुखी था क्योंकि वह मैच हार चुका था। अगर मलिन दुश्मन होता, तो मलिन उसे किसी भी जादू से मार सकता था। जब से उसने कीमिया प्राणी का निर्माण किया था, जादूगर बर्टन उन बारों की गिनती भूल गया था जब उसके कीमिया प्राणी ने उसे संकट से बाहर निकालने में मदद की थी और बच निकला था। हालांकि अब वह हार चुका था। इसके अलावा वह एक प्रवेश स्तर के जादूगर के हाथों हार गया था। उग्र ज्वाला, संरक्षक स्मारक, वज्र जाल, आंधी, गहरा धुंध और पाला। 6 तत्वीय मंत्र। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप 6 तत्वीय मंत्र दृष्टा हैं। इसके अलावा आपके 2 मंत्र प्रथम स्तरीय मंत्र हैं। जादूगर बर्टन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने सचमुच अपनी आंखों से एक 6 तत्वीय जादूगर से मुलाकात की थी। इन वर्षों में जादूगर बर्टन ने कई 4 तत्वीय जादूगर देखे थे। उसने 5 तत्वीय जादूगरों के बारे में भी सुना था, लेकिन 6 तत्वीय जादूगर केवल प्राचीन ग्रंथों में ही पाए जाते थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी में एक 6 तत्वीय जादूगर देखने को मिलेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मलिन पहले ही 2 प्रथम स्तरीय मंत्र सफलतापूर्वक बना चुका था। इसका मतलब था कि मलिन ने सबसे कठिन चरण पार कर लिया था, इसलिए उसके 6 तत्वीय प्रथम स्तरीय जादूगर बनने की पूरी संभावना थी। हे 6 तत्वों वाले जादूगर से हारना बुरा नहीं है। ठीक है,
हिल, हमने इतने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा। चलो विचारधारा के अंतर के कारण झगड़ा नहीं करते। इस बार तुमने मुझे फ्लोटिंग सिटी में क्यों ढूंढा? जादूगर बर्टन ने हाथ हिलाए और लाल कपड़ों वाली महिला सम्मानपूर्वक दीवारों के कोने में एक परछाई में छिप गई। अगर कोई उस जगह को ध्यान से न देखे तो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वह शायद इसी जगह छिपी थी जब वह भागी थी। अध्याय 175 जादूगर व्लादी। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर धीरे धीरे नरमी आई और उसने ठंडे स्वर में कहा, बर्टन, हम इस बार कुछ औषधि सामग्री खरीदने आए हैं। औषधि सामग्री? जादूगर बर्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, हिल, तुम्हें औषधि बनाने की कौन सी सामग्री चाहिए? मैं देखता हूं कि मेरे पास तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं या नहीं, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में काफी औषधि बनाने की सामग्री इकट्ठा कर ली है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, मुझे बैंगनी पत्थर पाउडर चाहिए। मलिन ने जादूगर बर्टन से ये भी कहा, मुझे जिन औषधि सामग्रियों की जरूरत है वे काफी जटिल हैं। ब्लूबेरी, फ्लोरल सिल्वर ग्रास। जादूगर बर्टन ने हैरानी से मलिन की तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े की तरफ देखा। हिल, ये जादूगर कौन है? बर्टन, जादूगर मलिन भरोसेमंद है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि जादूगर बर्टन का क्या मतलब था, इसलिए उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तो ये जादूगर मलिन है। मेरे पास कुछ बैंगनी पत्थर का पाउडर है जिसकी हिल को जरूरत है, लेकिन ब्लूबेरी जैसी औषधि सामग्री जिसकी जादूगर मलिन को जरूरत है, वह बहुत कीमती है। मेरे पास वह कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं और दुकान पर ही ला सकता हूँ। हालांकि उन सामग्रियों की कीमत ज्यादा है। जादूगर मलिन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मलिन ने सिर हिलाया। फ्लोटिंग सिटी आने से पहले काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने फ्लोटिंग सिटी के नियमों के बारे में संक्षेप में बताया था। फ्लोटिंग सिटी में वस्तुओं के व्यापार के लिए आमतौर पर मौलिक क्रिस्टल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि कुछ कीमती वस्तुओं का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से भी होता था। मलिन के पास ढेर सारे मौलिक क्रिस्टल पत्थर थे, लेकिन वह वस्तु विनिमय प्रणाली में ज्यादा रुचि रखता था। उसने औषधि बनाने की सामग्री खरीदने से पहले उसे ढूंढने की योजना बनाई। सिर हिलाते हुए देखकर जादूगर बर्टन खड़ा हुआ और काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और मलिन से बोला, चलो मेरे पीछे आओ। जादूगर बर्टन आंगन से बाहर चला गया और उसका कीमिया प्राणी भी उसके पीछे चला गया। कीमिया प्राणी जादूगर बर्टन के पास ही रहा ताकि अगर कोई परिस्थिति आई तो वह उसके हमलों को रोक सके। कई गलियों से गुजरने के बाद भीड़ काफी कम हो गई। हालांकि आसपास का माहौल थोड़ा शांत हो गया था, फिर भी मलिन ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। इसके बजाय वह काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, जादूगर हिल, क्या हम इस जादूगर बर्टन पर भरोसा कर सकते हैं? मलिन पहली बार फ्लोटिंग सिटी में आया था, इसलिए वह यहाँ की हर चीज से अनजान था। उसे जादूगर बर्टन पर ज्यादा भरोसा नहीं था। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने जादूगर बर्टन की पीठ पर एक विचारपूर्ण नजर डाली, फिर भारी स्वर में कहा, बर्टन और मेरे बीच बस विचारधारा में थोड़ा अंतर है, लेकिन हमारी दोस्ती दशकों से चली आ रही है। मैंने पहले भी उसकी जान बचाई है और उसने मेरी कई मुश्किलें दूर की हैं। इसलिए बर्टन भरोसेमंद है। मलिन ने सिर हिलाया। वह देख सकता था कि हालांकि काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी जादूगर बर्टन से कुछ बातों पर नाखुश था और पहले भी उनके बीच गंभीर बहस हो चुकी थी, लेकिन इन बातों का उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। जल्द ही जादूगर बर्टन मलिन और बूढ़े आदमी को एक शांत आंगन में ले गया। दरवाजा कसकर बंद था, इसलिए जादूगर बर्टन चिल्लाया, जादूगर व्लादी। काफी देर बाद घर के अंदर से एक कर्कश और बुरी आवाज आई, जादूगर बर्टन, मैं अभी एक औषधि तैयार कर रहा हूँ। बेझिझक अंदर आ जाए। जादूगर बर्टन ने असहाय भाव प्रकट करते हुए बूढ़े आदमी और मलिन से कहा, पहले अंदर आइए। जादूगर व्लादी यही हैं। वह अपना पूरा दिन विशेष औषधियों का अध्ययन करते रहते हैं। हालांकि वह केवल प्रथम स्तरीय जादूगर हैं, फिर भी औषधियों में उनकी असाधारण प्रतिभा है। वह एक औषध विक्रेता हैं और कोई भी औषधि तैयार कर सकते हैं। उनके पास यहाँ औषधि बनाने की कई बहुमूल्य सामग्री होनी चाहिए। अगर जादूगर मलिन चाहें, तो आप जादूगर व्लादी से इस बारे में बात कर सकते हैं। जादूगर बर्टन ने घर में घुसते हुए मलिन को समझाया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और समूह तुरंत एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, मलिन के नथुनों में एक तीखी गंध घुस गई। आग की एक हल्की रोशनी चमक रही थी और फुफकारने जैसी आवाज आ रही थी। उस समय मलिन ने कमरे के एक कोने में बिखरे बालों वाले एक दाढ़ी वाले जादूगर को देखा। जादूगर फर्श पर पड़े कांच के बर्तनों से खेल रहा था। मलिन कांच के बर्तनों से परिचित था क्योंकि वे औषधि बनाने के लिए जरूरी थे। हालांकि करीब से जांच करने पर मलिन को पता चला कि वे कांच के बर्तन अपर्याप्त थे।
डार्क मैजिक क्षेत्र के रिसोर्स टॉवर से मिले कांच के बर्तनों की तुलना में वे काफी बेढंगे लग रहे थे। अब औषधि तैयार करने वाला जादूगर व्लादी था, जिसे जादूगर बर्टन ने पहले ही बुला लिया था। जादूगर व्लादी को औषधियों का बहुत शौक था। मलिन और बाकी लोग उसके ठीक पीछे होने के बावजूद उसे उनसे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसकी नज़र कांच के बर्तन में पड़े हरे बलगम पर गड़ी रही। इस हरे बलगम वाले मिश्रण से अभी भी गर्म हवा निकल रही थी, मानो इसे अभी गर्म किया गया हो। मलिन ने मेज पर सफेद कागज का एक टुकड़ा देखा जिस पर कुछ अस्त व्यस्त नोट्स और रिकॉर्ड रखे थे। गौर से देखने पर उसे पता चला कि यह एक औषधि बनाने के विस्तृत चरणों की एक श्रृंखला थी। ये वही औषधि होनी चाहिए जो जादूगर व्लादी अभी बना रहा था। इस औषधि का नाम था क्षारीय मृदा औषधि। मलिन को इस औषधि के प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि औषधि बनाने की विधि कागज पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। अगर कोई बिना किसी गलती के इन चरणों का पालन करे, तो इस औषधि को सफलतापूर्वक तैयार करने की संभावना ज्यादा हो सकती है। टकराना। अचानक एक हल्का धमाका हुआ। कांच के बर्तन में रखे हरे रंग के मिश्रण से धुआं निकला। फिर मिश्रण फट गया और कांच के बर्तन चकनाचूर हो गए। हरा बलगम चारों ओर उड़ गया और व्लादी के काले वस्त्र पर हरा दाग लग गया। वह उस पोशाक में हास्यास्पद लग रहा था। धिक्कार है, मैं फिर से फेल हो गया। इसमें क्या गड़बड़ है? ये 5वीं बार है। मैं हर बार फेल क्यों होता था? जादूगर व्लादी अपने दोनों हाथों से अपने बाल खींचता रहा और बेहद निराश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मलिन और बाकियों की कोई परवाह नहीं थी। जादूगर व्लादी की हरकतें देखकर जादूगर बर्टन खुद को रोक नहीं पाया और एक कड़वी मुस्कान बिखेर दी। हिल, जादूगर मलिन, चलो पहले चलते हैं। अगर जादूगर व्लादी यह औषधि सफलतापूर्वक नहीं बना पाया, तो वह किसी से बात भी नहीं करेगा। ऐसा लग रहा था कि जादूगर बर्टन जादूगर व्लादी के अजीबोगरीब स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था। वह एक पागल आदमी था जो तब तक औषधियां बनाता रहता था जब तक वह पागल न हो जाए। औषधियों के अलावा उसे किसी और चीज की जरा भी परवाह नहीं थी। जादूगर व्लादी को देखने के बाद मलिन को डार्क मैजिक क्षेत्र के जादूगर हाउल की याद आई। ऐसा लग रहा था कि औषधियों का अध्ययन करने वाले सभी जादूगर एक ही तरह से काम करते थे। अगर वे सफलतापूर्वक औषधि नहीं बना पाते, तो वे कभी हार नहीं मानते। ये सोचकर मलिन ने तुरंत मैट्रिक्स को चालू किया और उसे क्षारीय मृदा औषधि तैयार करने के चरणों को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया। फिर उसने औषधि में प्रयुक्त सामग्री के अनुपात के अनुसार चरणों का विश्लेषण किया। मैट्रिक्स के विश्लेषण से औषधि तैयार करना ज्यादा आसान हो जाता। उसे बस समय का ध्यान रखना था। इसलिए मैट्रिक्स द्वारा क्षारीय पृथ्वी औषधि में इस्तेमाल की गई औषधि की सभी प्रक्रियाओं और अनुपात को रिकॉर्ड करने के बाद मलिन व्लादी के पीछे खड़ा हो गया। उसने जादूगर बर्टन के जाने के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने जादूगर व्लादी को औषधि बनाते हुए देखने पर ध्यान केंद्रित किया। जादूगर व्लादी औषधियां बनाने में बहुत तेज था। उसे हर सामग्री और हर चरण मुहज़्ज़बानी याद रहता था। इसलिए जब उसने शुरुआत की तो उसे हर चीज की पूरी जानकारी थी और वह काम में भी तेज था। रुको, जादूगर व्लादी, अगर तुम इसी तरह औषधि बनाते रहे, तो तुम्हारी किस्मत में असफलता ही लिखी है। मलिन जादूगर व्लादी के ठीक पीछे था जब उसने अचानक आवाज लगाई। तुम्हें औषधियों के बारे में पता है? जादूगर व्लादी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। ठंडे स्वर में जवाब देते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जादूगर बर्टन कुछ कहने ही वाला था कि काले वस्त्र पहने बूढ़े ने उसे रोक दिया। बूढ़ा स्वाभाविक रूप से जानता था कि मलिन ने डार्क मैजिक क्षेत्र में आने के बाद औषधियों के बारे में सीखा था। जब उसने पहले बैंगनी पत्थर का पाउडर बनाया था, तो मलिन ने उसे औषधि बनाने के तरीके दिखाए थे। इसके अलावा औषधि बनाने में उसकी सफलता दर भी असाधारण रूप से ऊंची थी। ऐसा लग रहा था जैसे व्लादी जब औषधि बना रहा था तो मलिन ने कुछ समस्याएं देखी थीं। जादूगर व्लादी के स्पष्ट निराश भाव देखकर मलिन मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे औषधियां बनाने का थोड़ा बहुत ज्ञान है। जादूगर व्लादी मुस्कुराया। वह उत्तेजित होकर बोला, क्या तुम्हें पता है कि मैं यह औषधि कब से बना रहा हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मैंने इसमें कितनी मेहनत की है? मैं हर चरण और हर सामग्री के अनुपात में सटीक हूँ। तुम तो बस यहाँ आए और उन चरणों को देखा जिन्हें मैंने कागज पर बेतरतीब ढंग से लिखा था। तुम कह रहे हो कि तुमने समस्या पैदा करने वाले मुद्दों को यूं ही पहचान लिया। जादूगर व्लादी काफी परेशान लग रहा था। हालांकि उसने पागल होने की हद तक औषधियों का अध्ययन किया था, फिर भी वह अपने आसपास के माहौल से अनजान नहीं था। जादूगर व्लादी को मलिन द्वारा उसके घर में घुसने के बाद की गई किसी भी हरकत का पता नहीं था। जादूगर व्लादी के संदेहों का सामना करते हुए मलिन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, जादूगर व्लादी का हर कदम सटीक है। इसके अलावा आपको औषधि बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के अनुपात की भी अच्छी समझ है।
हालांकि आप औषधि सफलतापूर्वक नहीं बना पा रहे हैं, इसका कारण वास्तव में जादूगर व्लादी की गलती नहीं है। ये औषधि बनाने वाले कांच के बर्तनों की गलती है। ये औजारों की वजह से हुआ। आप कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे सही नहीं हैं। जादूगर व्लादी ने जमीन पर पड़े कांच के बर्तन की ओर इशारा किया और हैरान भाव से कहा। मलिन ने सिर हिलाया। ये सही है। ये कांच के बर्तनों की वजह से है, वे सटीक नहीं है, इसलिए औषधि बनाने में असफलता हुई। अगर जादूगर व्लादी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो बेझिझक मेरे कांच के बर्तनों से औषधि बनाएं और देखें कि क्या ये काम करती है। मलिन ने अपनी हथेली घुमाई और अपनी अंगूठी से एक खूबसूरत टेस्ट ट्यूब निकाली। रिसोर्स टॉवर में इसकी आकर्षक डिजाइन और सटीक माप के कारण इसे उन्होंने इसके बदले में खरीदा था। इसके अलावा मैट्रिक्स द्वारा इसका पहले ही निरीक्षण और अनुमोदन किया जा चुका था। इसलिए यह विजार्ड व्हील के बिना पॉलिश किए हुए कांच के बर्तन से कहीं बेहतर था। अध्याय 176 भयानक औषधि। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। हालांकि जादूगर व्लादी बेढंगे और थोड़े सुस्त से लग रहे थे, लेकिन असल में औषधियां बनाते समय उनका ध्यान सबसे ज्यादा एकाग्र होता था। हर कदम बेहद सावधानी और सटीकता से उठाया जाता था। मलिन की सटीक टेस्ट ट्यूब के साथ जादूगर व्लादी एक भी गलती नहीं करेगा। औषधि तैयार करने में काफी समय लगने के बाद अंततः जादूगर व्लादी ने औषधि में अंतिम सामग्री डाली और औषधि को गर्म करना शुरू कर दिया। अनुभव करना। कांच के बर्तन में रखा चिपचिपा घोल पहले तो हरा था, लेकिन तेज उबाल आने के बाद धीरे धीरे स्याही का रंग काला हो गया। इसके अलावा उसमें तीखी गंध भी थी। जादूगर व्लादी ने कांच के बर्तन में स्याही से काले रंग के मिश्रण को गौर से देखा। वह अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव नहीं छिपा सका। कांच के बर्तन में रखा मिश्रण पूरी तरह काला हो जाने के बाद जादूगर व्लादी ने उसे सूंघा। तभी जादूगर व्लादी के चेहरे पर एक अदम्य उत्साह झलक उठा। उसने कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, हा, मैंने कर दिखाया। मैंने सचमुच कर दिखाया। जिस औषधि को मैं आधे साल से तैयार कर रहा था, आखिरकार वो बन ही गई। जादूगर व्लादी खुशी से अभिभूत हो गया, फिर उसने सावधानी से अपने दोनों हाथों से औषधि उठाई। उसने आंखें सिकोड़ ली मानो वह नशे में हो। मलिन भी व्लादी से हैरान था। वह औषधि बनाने में वाकई माहिर था। मलिन ने जादूगर व्लादी की औषधि बनाने की प्रक्रिया में बस एक छोटी सी खामी बताई थी। उसे ठीक करने के बाद उसने तुरंत सफलतापूर्वक औषधि बना ली। मलिन के नजरिए से यह अविश्वसनीय था। अगर वह मैट्रिक्स द्वारा बताए गए चरणों का बिना एक भी गलती किए पालन करता, तो शायद वह क्षारीय मृदा औषधि बनाने में भी सफल नहीं हो पाता। औषधि बनाने में मलिन के पास कौशल की कमी थी। अनुभव के बिना मैट्रिक्स की मदद से भी औषधि बनाने में मलिन की सफलता दर में सुधार नहीं हो सकता था। दूसरी ओर जादूगर व्लादी स्पष्ट रूप से औषधि बनाने में मलिन से ज्यादा कुशल था। बहुत बढ़िया। इतना सटीक कांच का सामान मिलना बहुत दुर्लभ है। जादूगर व्लादी ने मलिन द्वारा उधार दी गई टेस्ट ट्यूब पकड़ी और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मलिन ने हल्की सी मुस्कान दी। चूंकि जादूगर व्लादी को ये पसंद है, इसलिए मैं ये कांच का बर्तन जादूगर व्लादी को दे दूंगा। संसाधन टॉवर में ऐसे कई कांच के बर्तन थे। कुछ योगदान अंक देकर वह आसानी से उन्हें बदल सकता था। इसके अलावा मलिन के डार्क मैजिक क्षेत्र छोड़ने से पहले उसने औषधि बनाने के लिए जरूरी कई कांच के बर्तन तैयार कर लिए थे। उसके लिए एक टेस्ट ट्यूब देना कोई बड़ी बात नहीं थी। जादूगर व्लादी, इस क्षारीय पृथ्वी औषधि का क्या प्रभाव है? मलिन ने जादूगर व्लादी के हाथों में रखे काले काढ़े को अजीब भाव से देखा। इस काढ़े का नाम ही अजीब था, इसलिए मलिन ने यह सवाल पूछा। हे, क्षारीय पृथ्वी औषधि का प्रभाव है ना? जादूगर व्लादी ने अपना सिर उठाया और जादूगर बर्तन के बगल में कीमियागर प्राणी को देखा। फिर उसने जादूगर बर्तन को औषधि दी और शांति से कहा, जादूगर बर्तन, अपने पालतू को एक क्षारीय पृथ्वी औषधि निगलने दो। ये कीमिया प्राणी के लिए एक औषधि है। जादूगर बर्तन को संदेह था, लेकिन फिर भी उसने अपने कीमिया प्राणी को यह औषधि लेने की अनुमति दे दी। एक पल बाद उस औरत का चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया। उसकी त्वचा के नीचे उसकी बड़ी बड़ी नसें धुंधली दिखाई दे रही थीं और तेजी से फैल रही थीं। उसके पूरे शरीर में खून दौड़ रहा था और उसके चारों ओर एक जबरदस्त दबाव बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो जाएगी। चीखें। अचानक वह महिला तेज आवाज में आसमान की ओर चीखी। उसी समय उसके शरीर पर हरे हरे रंग के शल्कों पर किसी रहस्यमय काले पदार्थ की परत जम गई थी, जिससे वह और भी डरावनी लग रही थी। जादूगर व्लादी ने संतुष्टि में सिर हिलाया और जादूगर बर्तन से कहा, जादूगर बर्तन, अब आप अपने पालतू का परीक्षण कर सकते हैं। जादूगर बर्तन ने सिर हिलाया, फिर आंगन में एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। स्विश। औरत की आकृति चमकी और पेड़ के सामने फिर से प्रकट हुई। फिर उसने एक मुक्का मारा। टकराना। प्रचंड बल के कारण पेड़ दो टुकड़ों में बंट गया। अगर जरा सी भी हवा चलती, तो पेड़ गिर जाता।
इस बीच सब लोग उस महिला के मुके को देखकर हैरान रह गए। जादूगर बर्टन भी ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। लाल कमीज वाली महिला की गति और ताकत लगभग 2-3 गुना बढ़ गई थी। एक पल में 3 गुना सुधार होना डरावना था। ये औषधि कितनी प्रभावशाली थी। जादूगर बर्टन ने तुरंत जादूगर व्लादी की ओर उत्तेजित दृष्टि से देखा। हे, देखा, यह अल्कलाइन अर्थ पोशन का असर है, जो खास तौर पर अल्कमी क्रिएचर के लिए बनाया गया है। इसे लेने के बाद गति, बल और अन्य गुण 2 से 4 गुना बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इसका असर लगभग 2 से 3 घंटे तक रह सकता है। जादूगर व्लादी ने अल्कलाइन अर्थ पोशन के प्रभाव के बारे में संक्षेप में बताया। ये पोशन खास तौर पर अल्कमी प्राणी के लिए बनाया गया था। नॉमी लोग इसे नहीं ले सकते थे क्योंकि इस पोशन के साथ मौत का खतरा भी था। कई नॉमी लोग इस पोशन को लेने से तुरंत मर जाते थे। इस बीच कीमिया प्राणी का शरीर मजबूत था और उसमें हर तरह की क्षमताएं थीं। चूंकि वे सचेत नहीं थे, इसलिए वे इस औषधि के तेज प्रभाव को झेल सकते थे। इसके अलावा इस औषधि का कोई दुष्प्रभाव नहीं था और इसके लिए जीवन शक्ति की खपत की भी जरूरत नहीं थी। औषधि लेने के बाद कीमिया प्राणी को सामान्य अवस्था में आने से पहले कुछ देर आराम करना पड़ा। ठीक है, ठीक है। जादूगर व्लादी, क्या तुम्हारे पास और क्षारीय पृथ्वी औषधियां हैं? मुझे कुछ दे दो, बस तुम्हें जितने मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की जरूरत है, वह बताओ। जादूगर बर्टन को तुरंत ही क्षारीय पृथ्वी औषधि की अहमियत का एहसास हो गया। एक बार जब यह औषधि उसके हाथ में आ जाती, तो उसका कीमिया प्राणी निर्णायक क्षणों में अपार शक्ति छोड़ सकता था। वह निश्चित रूप से स्थिति को पलट सकती थी, यहां तक कि उसके दुश्मन को भी मार सकती थी। जैसे ही अल्कलाइन अर्थ पोशन बाजार में आया, अनगिनत कीमियागरों ने इसका स्वागत जरूर किया। आखिरकार कई कीमियागर सिर्फ कीमियागर जीवों के अध्ययन पर ही ध्यान केंद्रित करते थे और दूसरी चीजों के अध्ययन में अपना समय नहीं लगाते थे। इस प्रकार कई औषधि विक्रेता कुछ अजीबोगरीब औषधियों का अध्ययन कर रहे थे जिनका उपयोग सामान्य प्राणियों पर नहीं किया जा सकता था। हालांकि उनका शक्तिशाली कीमिया प्राणियों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए कई कीमियागरों के कीमियागर जीव औषधालयों द्वारा बनाए गए औषधियों का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए, नॉमीज की याददाश्त मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला औषधि इन्हीं औषधालयों द्वारा बनाया गया था। उन्होंने कीमियागरों को अपने कीमियागर जीवों को नियंत्रित करने का एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान किया था। ये सुनकर कि जादूगर बर्टन को और क्षारीय मृदा औषधि चाहिए, जादूगर व्लादी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्षारीय मृदा औषधि बनाने के लिए जरूरी सामग्री बहुत कीमती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल कोई भी सामान्य कीमियागर कर सके। इसके अलावा मैं इसे बनाने में अभी अभी कामयाब हुआ हूं। अगर मैं इसे बनाना जारी रखना चाहूं, तो मुझे ऐसा करने में बहुत समय लगेगा। जादूगर व्लादी के शब्द स्पष्ट थे। अगर जादूगर बर्टन को और क्षारीय पृथ्वी औषधि चाहिए, तो उसे इंतजार करना होगा। जादूगर बर्टन ने उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन जल्द ही वह संभल गया। मलिन और काले वस्त्रधारी बूढ़े को देखकर उसने अपने माथे पर जोर से थपथपाया और अफसोस से बोला, मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। जादूगर व्लादी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ये जादूगर मलिन और जादूगर हिल हैं। ये बस फ्लोटिंग सिटी में औषधि बनाने के लिए कुछ कीमती औषधि सामग्री खरीदने आए थे। जादूगर व्लादी ने मलिन द्वारा दी गई उत्तम परखनली स्वीकार कर ली, इसलिए वह खुलकर हंसा। तो जादूगर मलिन को कुछ औषधि सामग्री चाहिए थी। चूंकि जादूगर मलिन मेरी औषधि बनाने की प्रक्रिया में गलतियां बता सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको औषधियों का भी ज्ञान होगा। हम भविष्य में इस पर जरूर चर्चा कर सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद जादूगर व्लादी ने पूछा, जादूगर मलिन को किस तरह की औषधि सामग्री चाहिए? बेझिझक उनके नाम बताओ। जादूगर व्लादी काफी आश्वस्त था। वह जीवन भर औषधियों का अध्ययन करता रहा था और औषधियां बेचकर भी उसने खूब पैसा कमाया था। उसका ज्यादातर पैसा औषधि बनाने की सामग्री खरीदने में खर्च होता था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि मलिन को जिन औषधियों की जरूरत थी, वे उसके पास जरूर होंगी। मलिन ने सिर हिलाया और फिर जादूगर व्लादी को उन औषधि सामग्रियों के बारे में बताया जिनकी उसे फैंटास्मल मैजिक पोशन और ब्लूबेरी पोशन बनाने के लिए जरूरत थी। पहले तो व्लादी निश्चिंत दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे मलिन द्वारा बताई गई औषधि सामग्री और भी कीमती होती गई, उसके चेहरे पर अजीब भाव आने लगे। आखिरकार मलिन ने अपनी जरूरत की सारी औषधि सामग्री बता दी, लेकिन जादूगर व्लादी का आत्मविश्वास डगमगा गया था। उसके चेहरे पर कड़वाहट रह गई। जादूगर मलिन, आपने जिन औषधि सामग्रियों का जिक्र किया है, खासकर ब्लूबेरी, मुझे यकीन है कि आप उनसे ब्लूबेरी औषधि बनाना चाहते हैं, है ना? ब्लूबेरी औषधि का इस्तेमाल सिर्फ मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या हो सकता है कि इस समय आपकी मानसिक शक्ति अपर्याप्त हो? जादूगर व्लादी ने सवालिया निगाहों से देखा। आखिरकार ज्यादातर जादूगरों को मंत्र बनाने में, खासकर जटिल मंत्र बनाने में, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
इसलिए ज्यादातर जादूगरों में मानसिक शक्ति की कमी नहीं होगी, बल्कि उनके पास अपने अनुकूल मंत्र मॉडल का अभाव था। मलिन ने आगे कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि वह अपनी मानसिक शक्ति से परेशान और सीमित था, न कि मैट्रिक्स के कारण उपयुक्त मंत्र मॉडल की कमी से। जादूगर व्लादी ने एक पल सोचा, फिर अपनी अंगूठी से कुछ औषधि सामग्री निकाली। उसने इन औषधि सामग्रियों की ओर इशारा किया। मेरे पास ब्लूबेरी औषधि के लिए बस इतनी ही सामग्री है। मुझे लगा कि तुम इससे कुछ ब्लूबेरी औषधियां बना सकते हो। जादूगर मलिन को जिन अन्य औषधि सामग्रियों की जरूरत थी, वे मेरे पास नहीं हैं। फ्लोटिंग सिटी की कुछ बड़ी दुकानों में वे मिल सकती हैं, लेकिन कीमत, उफ, वे महंगी होंगी। मलिन ने ब्लूबेरी पोशन की सामग्री को संतोष से देखा। आखिरकार, फैंटम मैजिक पोशन एक प्राचीन औषधि सूत्र था। ये प्राचीन शमनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली औषधि थी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जादूगर व्लादी के पास फैंटम मैजिक पोशन की सामग्री नहीं होगी। ब्लूबेरी पोशन के लिए इन सामग्रियों की मदद से मलिन अपनी मानसिक शक्ति को भी तेजी से बढ़ा सकता था। वह अपनी मानसिक शक्ति को इस हद तक बेहतर बना सकता था कि। अध्याय 177, बेल पेंडेंट का परिवर्तन। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। एक बार फिर मलिन और काले वस्त्रधारी बूढ़ा जादूगर बर्टन के कमरे में लौट आए। काले वस्त्रधारी बूढ़ा बैंगनी पत्थर का पाउडर पोशन तैयार करने के लिए दौड़ पड़ा, जबकि मलिन, जो अभी अभी ब्लूबेरी पोशन की सामग्री लेकर आया था, बिना किसी और बातचीत के अपने कमरे में चला गया। मलिन ब्लूबेरी पोशन बनाने के जरूरी चरणों से वाकिफ था और उसने आग से निपटने का अपना हुनर लगभग पूरी तरह सीख लिया था। इस तरह ब्लूबेरी पोशन की सफलता दर काफी बढ़ गई होगी। मलिन ने जल्दी से ब्लूबेरी पोशन की कुछ सामग्री ली और मैट्रिक्स के निर्देशों का पालन करते हुए पोशन तैयार करना शुरू कर दिया। 3 दिन बीत गए और आखिरकार मलिन ने ब्लूबेरी पोशन की सामग्री का आखिरी हिस्सा तैयार कर लिया। उसके द्वारा तैयार किए गए पोशन की सफलता दर तेजी से बढ़ रही थी। ब्लूबेरी पोशन की 9 सामग्री का इस्तेमाल करके वह पोशन के 4 हिस्से सफलतापूर्वक तैयार कर पाया। इस सफलता दर से यह स्पष्ट था कि मलिन ने पहली बार औषधि तैयार करने के बाद से काफी सुधार किया था। 4 ब्लूबेरी पोशन पीने के बाद मलिन की मानसिक शक्ति और भी बढ़ गई। उसे एक सूक्ष्म अनुभूति हुई कि वह जल्द ही अपना तीसरा प्रथम स्तरीय मंत्र रचने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये केवल कुछ प्रथम स्तरीय मंत्रों के लिए ही सही था। अगर मलिन को अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ भी फ्रीजेड आइस या डार्क लाइट रियल्म का निर्माण करना होता, तो भी उसे यह चुनौतीपूर्ण लगता। कुछ विचार करने के बाद मलिन ने निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि वह अपनी मानसिक शक्ति के प्रबल होने तक प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही वह या तो ठंडी बर्फ या अंधेरे प्रकाश क्षेत्र का निर्माण करने का प्रयास करे। मलिन को एक और प्रथम स्तरीय मंत्र बनाने की कोई जल्दी नहीं थी, बशर्ते उसके पास एक प्रथम स्तरीय रक्षात्मक मंत्र और एक प्रथम स्तरीय आक्रामक मंत्र हो। मलिन उठा और दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि मौसम कितना सुहाना था। बादलों के बीच से सूरज की गर्मी झांक रही थी, फिर भी ज्यादा गर्मी नहीं थी। जादूगर मलिन। जादूगर बर्टन, जो आंगन में लेटा हुआ था, ने मलिन को अपने कमरे से बाहर जाते देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। जादूगर बर्टन, क्या जादूगर हिल अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया है? मलिन ने जादूगर हिल के कमरे की ओर देखा तो दरवाजा अभी भी बंद था। ऐसा लग रहा था कि काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अभी तक बाहर नहीं आया है। जादूगर बर्टन ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के कमरे को गौर से देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, हिल कई सालों से अपनी चेतना में अस्थिर स्पेल मॉडल से परेशान है। हालांकि यह औषधि उसके स्पेल मॉडल को स्थिर करने में उसकी मदद कर सकती है, फिर भी उसे इस बात का अफसोस है कि वह इतनी जल्दी और औषधियां तैयार नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए जितनी मात्रा में पर्पल स्टोन पाउडर पोशन तैयार किया है, उसके अनुसार उसे ठीक होने में कम से कम आधा महीना लगेगा। मलिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर टहलने चलूंगा और फ्लोटिंग सिटी का नज़ारा देखूंगा। ओह, मैं फ्लोटिंग सिटी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्यों न मैं भी तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हें शहर घुमा दूं? जादूगर बर्टन बोलते हुए मुस्कुराया। मलिन को साफ पता चल गया था कि जादूगर बर्टन का रवैया बेहतर हो गया है। यह आपकी बहुत कृपा होगी, जादूगर बर्टन। मलिन को जादूगर बर्टन की संगति से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे इधर उधर बेवजह भटकना नहीं पड़ता। वह शहर से जल्दी परिचित भी हो जाता। इसके साथ ही मलिन और जादूगर बर्टन आंगन से बाहर निकल गए और तेजी से फ्लोटिंग सिटी की ओर बढ़ गए। मलिन, जो काले वस्त्र पहने हुए थी, जादूगर बर्टन के साथ फ्लोटिंग सिटी की सड़कों पर टहल रही थी। दिन अभी भी जल्दी था। पूरा तैरता शहर बादलों और धुंध की धुंध में लिपटा हुआ था। सौभाग्य से वहां कई जादूगर रहते थे जिन्हें अपनी मानसिक शक्ति के कारण दृश्यता की चिंता नहीं थी। जैसे जैसे सूरज गर्म होता गया, कोहरा धीरे धीरे छटता गया। कई जादूगर बाहर निकल आए और जमीन पर तरह तरह की चीजें प्रदर्शित और बेच रहे थे।
कुछ में औषधि बनाने की सामग्री, जादू के औजार और यहाँ तक कि मंत्र भी थे, जो सभी उत्सुक ग्राहकों के लिए तैयार थे। मलिन ने व्यापारियों के चारों ओर देखा। सभी औषधियां एक जैसी लग रही थीं और जादू करने के उपकरण भी बहुत साधारण लग रहे थे। जहां तक मंत्रों की बात है, वे बस औसत शून्य स्तरीय मंत्र थे। कभी कभी उसे प्रथम स्तरीय मंत्र भी मिल जाते थे, लेकिन वे भी सामान्य ही होते थे। मलिन के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर जादूगर बर्टन हंस पड़ा। जादूगर मलिन, ये वस्तुएं प्रवेश स्तर के जादूगरों या यहाँ तक कि प्रथम स्तर के जादूगरों के लिए हैं। ये सभी घूमते फिरते जादूगर हैं। ये वस्तुएं कितनी अच्छी हो सकती हैं? वे बस कुछ मौलिक क्रिस्टल पत्थर कमाना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी तुम्हें यहाँ कुछ अच्छी वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर तुम सचमुच कुछ बेहतरीन वस्तुएं देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। मलिन ने सिर हिलाया। ये जादूगर जो चीजें बेच रहे थे, उन्होंने उसे वाकई निराश कर दिया। यकीनन इतने बड़े शहर में खरीदने के लिए इन कुछ चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ था। वरना जादूगरों के संगठनों से जादूगरों को कैसे आकर्षित किया जा सकता था? मलिन जादूगर बर्टन के पीछे पीछे एक छोटी सी इमारत में पहुंच गया। इमारत 3 मंजिला थी और बाहर से देखने पर एक छोटे से महल जैसी लग रही थी। जादूगर मलिन, ये स्टलिंग हाउस है। चाहे औषधि बनाने की सामग्री हो, जादू करने के औजार हो, मंत्र हो या कुछ और, आपको ये सब यहाँ मिल जाएगा। यह आपको खुश कर देगा। जैसे ही जादूगर बर्टन ने बोलना समाप्त किया, वह तेजी से मलिन को इमारत में ले आया। मलिन अंदर आया और उसने देखा कि यहाँ ज्यादातर लोग प्रथम स्तरीय जादूगर थे और सभी ने रूनिक वस्त्र पहने हुए थे। इन वस्त्रों पर रहस्यमय रूनों के पैटर्न थे जो दर्शाते थे कि इन वस्त्रों में रक्षात्मक शक्तियां हैं। वे डार्क मैजिक क्षेत्र के आधिकारिक सदस्यों को दिए गए रूनिक रोब्स जितने शानदार तो नहीं थे, लेकिन वे काफी हद तक एक जैसे ही थे। हालांकि रोमिंग विजार्ड्स के लिए एक कास्टिंग टूल का होना भी बहुत सौभाग्य की बात थी। यहाँ तक कि मलिन ने भी डार्क मैजिक दायरे में शामिल होने के बाद से कोई कास्टिंग टूल हासिल नहीं किया था। मलिन और जादूगर बर्टन बड़े हॉल में दाखिल हुए। तुरंत ही भूरे बालों वाली एक महिला उन दोनों पुरुषों का स्वागत करने आई। वह महिला आकर्षक थी और उसने लो कट, खुले कॉलर वाला टॉप पहना हुआ था जिससे उसकी त्वचा लगभग साफ दिख रही थी। मैं आप दोनों की किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? महिला ने इतनी धीमी आवाज में बात की कि कोई भी पूरी तरह सहज महसूस कर सकता था। जादूगर बर्टन ने अपनी बात पर अड़े रहकर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कृपया हमें एक छोटे से दौरे पर ले चलें। आकर्षक महिला ने उत्साह से सहमति जताई। ठीक है, मैं आप दोनों जादूगरों को हमारे जादू के औजार दिखाने ले चलूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह महिला आगे बढ़ गई। उसके पीछे मलिन और जादूगर बर्टन भी थे। जादूगर बर्टन, क्या वह एक जादूगरनी है? मलिन ने धीमी आवाज में पूछा। जादूगर बर्टन ने सिर हिलाया। हाँ, नॉमीज के लिए अंदर जाना नामुमकिन है, तो वो जरूर कोई जादूगरनी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि कोई नेक जादूगर ऐसा कर सकता है? हाँ, तुम्हें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। कई घुमंतू जादूगर तो बस यहाँ आने का सपना ही देख सकते हैं। स्टर्लिंग हाउस के सदस्य बनने के बाद आप सभी उपलब्ध संसाधनों का आनंद ले सकते हैं, चाहे वो जादू हो, जादू करने के औजार हो, औषधियां हो और भी बहुत कुछ हो, यहाँ तक कि आपको असीमित आपूर्ति भी मिल सकती है। स्टर्लिंग हाउस की सदस्यता किसी भी अन्य जादूगर संगठन की सदस्यता से कम नहीं है। स्टर्लिंग हाउस की सदस्यता के बारे में जादूगर बर्टन की विस्तृत व्याख्या सुनकर मलिन को गहरा सदमा लगा। ये सचमुच अविश्वसनीय था कि इस प्रतिष्ठान का सदस्य होने के वही लाभ थे जो किसी जादूगर संगठन के सदस्य को मिलते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी था कि मलिन केवल डार्क मैजिक क्षेत्र के एक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। आधिकारिक सदस्य बनने के लिए आपको 3 साल के भीतर प्रथम स्तरीय जादूगर के रूप में पदोन्नत होना होगा। डार्क मैजिक रीजन भी ऐसा ही था और दूसरे जादूगरों के संगठन भी ऐसे ही थे। ऐसे संगठनों का आधिकारिक सदस्य बनना आसान नहीं था। इसलिए यह प्रत्याशित था कि इतना साधारण संस्थान अपने सदस्यों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था कि वह लगभग दूसरे जादूगरों के संगठनों के बराबर ही था। ये सभी विचार मलिन के दिमाग में घूम रहे थे और कुछ ही देर में वह आकर्षक महिला मलिन और जादूगर बर्टन को दूसरी मंजिल पर स्थित एक बड़े हॉल में ले गई, जो विभिन्न प्रकार के ढलाई उपकरणों से भरा हुआ था। वहां कुछ अन्य अतिथि भी थे और उनके पास खड़े थे जादू टोना करने वाले लोग, जैसे कि वह आकर्षक महिला जो वहां अपने विभिन्न जादू टोना करने वाले उपकरणों का परिचय देने आई थी। जादूगरों, तुम इस जादुई छड़ी पर एक नजर क्यों नहीं डालते? ये छड़ी तुम्हारे जादू की सीमा बढ़ा सकती है। तुम इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल एक ही जादू पर भी कर सकते हो और यह छोटी सीमा के भीतर के लक्ष्यों पर भी हमला कर सकेगी। मलिन और जादूगर बर्टन प्रभावित नहीं हुए, इसलिए आकर्षक महिला ने आगे बढ़ते हुए एक और कास्टिंग टूल पेश किया। इस रूनिक रोब के बारे में क्या ख्याल है? एक बार पहनने के बाद इस पर अंकित 3 रून इस रोब को किसी भी दूसरे स्तर के जादू का सामना करने में सक्षम बनाते हैं।
अफवाह है कि यह रोब एक रहस्यमय जादूगर की नकल है जो डार्क मैजिक क्षेत्र का सदस्य था। इसलिए एक बार जब आप इस रूनिक रोब को पहन लेंगे तो आप डार्क मैजिक क्षेत्र के किसी सदस्य से अलग नहीं दिखेंगे। मलिन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वस्त्र डार्क मैजिक क्षेत्र के रूनिक वस्त्र की नकल होगा। जब वह डार्क मैजिक क्षेत्र में था तो उसने ऐसे कई वस्त्र देखे और हालांकि वे बहुत मिलते जुलते थे, रूनिक मैजिक शकल ही उन्हें अलग करता था। हालांकि यदि यह सामान्य द्वितीय स्तरीय मंत्रों का सामना कर सकता है, तो यह वास्तव में डार्क मैजिक क्षेत्र के आधिकारिक सदस्यों के वास्तविक रूनिक रोग के रूप में पारित हो सकता है। मलिन ने एक क्षण के लिए सोचा और अंततः उस आकर्षक महिला से पूछा, इसकी कीमत कितने मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की है? आकर्षक महिला ने उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए धीरे से उत्तर दिया, ये रूनिक रोब महंगा नहीं है, इसकी कीमत केवल 1000 मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की है। 1000 मौलिक क्रिस्टल पत्थर। मलिन ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने अपना सिर हिलाया। मलिन को यकीन था कि उसके पास ढेर सारे मौलिक क्रिस्टल पत्थर हैं। उसने कुछ पत्थर चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी से और कुछ लबादा पहने व्याक्सा और जादूगर नील से लिए थे। अध्याय 178 स्टर्लिंग हाउस। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। अलमारियां तरह तरह के ढलाई के औजारों से भरी पड़ी थीं। अगर कोई इस चकाचौंध भरे संग्रह को ध्यान से न देखे तो उसे इसका कोई मतलब समझ नहीं आएगा। मलिन अलमारियों के सामने खड़ा शांत रहा। उसने सामान की जांच नहीं की, बल्कि अपनी छाती पर लगे बेल पेंडेंट से निकल रही गर्मी पर ध्यान केंद्रित किया। अगर यह गर्मी झुलसाने वाली हो जाती तो इसका मतलब होता कि वह बेल पेंडेंट से जुड़े किसी ढलाई के औजार के पास है। ये सोचकर मलिन धीरे धीरे दीवार से सटी एक शेल्फ के पास पहुंचा। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी छाती पर लगे घंटी के पेंडेंट से जलती हुई ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। उस आकर्षक महिला ने तुरंत मलिन को समझाया, यहाँ कई तरह के जादू के औजार हैं। हमारे 7वें स्तर के जादूगर भी उनमें से कुछ का इस्तेमाल नहीं समझ पाए। इनमें से कुछ प्राचीन काल से चली आ रही प्राचीन वस्तुएं हो सकती हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम दोनों जादूगरों को कुछ अनोखे और शक्तिशाली जादू के औजार मिल सकते हैं। यह आकर्षक महिला अपनी वाणी में निपुण थी। हो सकता है कि 7वें स्तर के जादूगरों ने यहाँ मौजूद कई जादू के औजारों का जायजा लिया हो, लेकिन अगर वे जादूगर उनका कोई उपयोग ही नहीं समझ पाए, तो वे शक्तिशाली जादू के औजार कैसे हो सकते थे? आखिर दूसरों द्वारा अनदेखा किया गया खजाना मिलने की संभावना बेहद कम थी। फिर भी जब वह आकर्षक महिला इसे इस तरह से पेश करती, तो कुछ जादूगर उत्साहित हो जाते। शायद तब कुछ लेन देन हो जाते। मलिन का मन चमक उठा। न जाने उसने अपने पिछले जन्म में ऐसे कितने प्रमोटर देखे होंगे। खैर, अगर कोई अनदेखा खजाना भी हो, तो भी यहाँ कुछ तो जरूर होगा जो बेल पेंडेंट से जुड़ा होगा और इसी वजह से इस पेंडेंट में बदलाव आ रहा है। अगर कीमत वाजिब होगी, तो वह इसे खरीदने पर जरूर विचार करेगा। मलिन को उदासीन देखकर उस आकर्षक महिला ने बात करना बंद कर दिया। वह जानती थी कि मलिन जैसे ग्राहकों का अपना उद्देश्य और अपनी राय होती है और वे उसकी बातों से अपना मन नहीं बदलेंगे। इसलिए जब भी वह ऐसे लोगों से मिलती तो वह बस उनके साथ चलती और चुपचाप मलिन के अंतिम निर्णय का इंतजार करती। शेल्फ पर रखे ढलाई के औजारों के ढेर में से मलिन ने धूल से सना एक पेंडेंट निकाला। देखने में यह मलिन के बेल पेंडेंट जैसा लग रहा था। हालांकि पेंडेंट के पीछे कोई नाम अंकित नहीं था। मलिन ने पेंडेंट को ध्यान से देखा। उसकी छाती से बेल पेंडेंट से आती गर्मी की लहरें झुलसा रही थीं। साफ था कि धूल से ढका ये पेंडेंट बेल पेंडेंट से जुड़ा था। बात यह थी कि मलिन ने चाहे जितनी भी जांच की हो, वह पेंडेंट जरा भी खास नहीं था। वह उसमें अपनी मानसिक शक्ति का संचार नहीं कर पा रहा था, मानो वह कोई साधारण पेंडेंट हो। शायद इसलिए कि वह पेंडेंट किसी प्राचीन काल का था, उसे एक ढलाई का औजार समझकर शेल्फ पर रख दिया गया। इस पेंडेंट के लिए कितने मौलिक क्रिस्टल पत्थर चाहिए? मलिन ने आकर्षक महिला से सीधे तौर पर पूछा। वह आकर्षक महिला हल्की सी मुस्कुराई और उसकी आंखें चालाकी से चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, ये पेंडेंट बड़ी मुश्किल से स्टर्लिंग हाउस के एक 7वें दर्जे के जादूगर को एक प्राचीन स्मारक पर मिला था। हालांकि अभी हमें नहीं पता कि यह किस तरह का जादू करने वाला औजार है, लेकिन यह वाकई असाधारण जरूर होगा। ये कैसा है, हम इसके लिए सिर्फ 500 पत्थर लेंगे। आप क्या कहती हैं? 500 मौलिक क्रिस्टल पत्थर। मलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हो सकता है स्टर्लिंग हाउस में 7वें स्तर का कोई जादूगर हो, लेकिन उस स्थिति में वे एक सम्मानित स्थान पर होते। वे किसी प्राचीन स्मारक में मिली चीज को यूं ही क्यों बेच रहे थे? ये संभव था कि स्टर्लिंग हाउस ने किसी जादूगर से यह पेंडेंट पाने के लिए मुट्ठी भर या दर्जनों मौलिक क्रिस्टल पत्थर खर्च किए हों। अब जब मलिन यहाँ था, तो वे इस तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण शेखी बघारना चाहते थे। मलिन ने तुरंत पेंडेंट वापस रख दिया और जादूगर बर्टन से कहा, जादूगर बर्टन, चलो चलें। जादूगर बर्टन उस आकर्षक महिला को देखकर आधे मन से मुस्कुराया। स्टर्लिंग हाउस ने इस बार सचमुच गलती कर दी।
जादूगर मलिन कोई साधारण घुमक्कड़ जादूगर नहीं, बल्कि किसी जादूगर संगठन का जादूगर है। उसकी निर्णय क्षमता में कमी कैसे हो सकती है? इसलिए आपको ज्यादा व्यवहारिक कीमत बतानी चाहिए। जादूगर बर्टन ने काले वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी से बहुत पहले मलिन की पहचान के बारे में सुना था। अंधेरे जादू के क्षेत्र का एक जादूगर किसी भी आम घुमंतू जादूगर से अलग था। यह मलिन की स्थिति के कारण ही था कि जादूगर बर्टन ने इतना विनम्र रुख अपनाया और मलिन के साथ फ्लोटिंग सिटी तक गया। ओह, तो ये किसी जादूगर संगठन का जादूगर है। आकर्षक महिला की आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था और उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, चूंकि आप एक जानकार जादूगर हैं, इसलिए मैं आपको एक उचित मूल्य बताऊंगी। 50 मौलिक क्रिस्टल पत्थर। जादूगर मलिन, आप क्या सोचते हैं? आकर्षक महिला ने तुरंत कीमत 10 गुना कम कर दी, 500 मौलिक क्रिस्टल पत्थरों से केवल 50 कर दी। मलिन झिझका और सोचा कि यह एक स्वीकार्य कीमत है, इसलिए उसने सिर हिलाया। ठीक है, 50 मौलिक क्रिस्टल पत्थर। ये कहते हुए मलिन ने अपनी अंगूठी से कुछ मौलिक क्रिस्टल पत्थर निकाले और उस आकर्षक महिला को दे दिए। इसके बाद उसने पेंडेंट को अपने हाथ में थाम लिया। उसके सीने पर लगा बेल पेंडेंट तुरंत फिर से जलने लगा। हालांकि मलिन के लिए यहाँ बारीकी से उसकी जांच करना असुविधाजनक था, इसलिए उसने पेंडेंट को अंगूठी में रख दिया। वापस आकर वह पेंडेंट की बारीकी से जांच करेगा और पता लगाएगा कि बेल पेंडेंट से उसका क्या संबंध है। लेन देन पूरा होने पर वह आकर्षक महिला बहुत खुश हुई, खासकर अब जब उसे पता चला कि मलिन एक जादूगर संगठन का जादूगर था। ये जादूगर आम घुमंतू जादूगरों से कहीं ज्यादा अमीर थे। इसलिए उस आकर्षक महिला ने पूछा, क्या कोई और चीज है जो जादूगर मलिन खरीदना चाहेंगे? यहाँ हमारे पास कास्टिंग टूल्स, पोषण फार्मूले, पोषण सामग्री और यहाँ तक कि कीमिया सामग्री भी है। कुछ देर तक अपने आप से बुदबुदाने के बाद मलिन ने कहा, मुझे अपनी औषधि सामग्री दिखाने ले चलो। वह आकर्षक महिला मलिन और जादूगर बर्टन को एक बड़े, शांत हॉल में ले आई। इस हॉल में औषधि बनाने की सामग्री हर जगह भारी मात्रा में बिखरी हुई थी। मलिन ने तुरंत ब्लूबेरीज को पहचान लिया। यही वह औषधि थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि ब्लूबेरी की कीमत पूछने पर मलिन ने सिर हिला दिया। ये बहुत महंगा था। ब्लूबेरी पोषण के एक बैच के लिए सामग्री इकट्ठा करने में कम से कम 500 एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थरों की जरूरत होगी। इतनी कीमत बहुत ज्यादा थी। अगर वह खरीदना भी चाहता, तो भी वह सिर्फ एक बैच के ब्लूबेरी पोषण के लिए ही पर्याप्त मात्रा में खरीद पाता। इसके बाद मलिन ने सावधानी से फैंटास्मल मैजिक पोषण की सामग्री के बारे में पूछताछ की। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि स्टर्लिंग हाउस में ये सामग्रियां तो थीं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। काफी देर तक देखने के बाद मलिन को यह स्पष्ट हो गया कि स्टर्लिंग हाउस में ब्लूबेरी पोषण और फैंटमसल मैजिक पोषण की सारी सामग्रियां मौजूद थीं। यहाँ पोषण की सामग्रियां डार्क मैजिक क्षेत्र की तुलना में कहीं ज्यादा प्रचुर मात्रा में थीं। मलिन को याद आया कि जब वह रिसोर्स टॉवर में था, तो उसे फैंटमसल मैजिक पोषण के लिए जरूरी सामग्रियां नहीं मिल पा रही थीं। बहुत जल्द मलिन और जादूगर बर्टन स्टर्लिंग हाउस से चले गए। मलिन ने जादूगर बर्टन से एक सवाल पूछा। जादूगर बर्टन, ये स्टर्लिंग हाउस वाकई अद्भुत लगता है। इसमें इतने सारे जादू के औजार, औषधि बनाने की सामग्री और कई ऐसी चीजें हैं जो डार्क मैजिक क्षेत्र में भी नहीं है। क्या ये किसी जादूगर के संगठन जैसा नहीं है? जादूगरों के संगठन से तुलना। हे जादूगर मलिन, अगर तुम्हें पता होता कि स्टर्लिंग हाउस की स्थापना किसने की, तो तुम ये सवाल नहीं पूछते। जादूगर बर्टन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ओह, कौन था? मलिन ने जल्दी से पूछा। यह महान जादूगर स्टर्लिंग है। जादूगर बर्टन की अभिव्यक्ति अचानक गरिमा में हो गई। महान जादूगर स्टर्लिंग, महान जादूगर। मलिन का चेहरा थोड़ा सा बदल गया क्योंकि वह स्तब्ध था। वह कोई घुमक्कड़ जादूगर नहीं था जो कुछ नहीं जानता था, बल्कि डार्क मैजिक क्षेत्र का एक जादूगर था। डार्क मैजिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मलिन ने जादूगरों के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त किया। इनमें से एक ये था कि महान जादूगर शब्द कोई सम्मानसूचक शब्द नहीं, बल्कि वास्तविक शक्ति का प्रतीक था। महान जादूगर 9वें स्तर या उससे ऊपर के जादूगर होते थे, जिनके पास अकल्पनीय शक्ति का क्षेत्र होता था। डार्क मैजिक क्षेत्र की स्थापना करने वाले महान जादूगर फिदेल 9वें स्तर से ऊपर के जादूगरों में से एक थे, बस वे गायब हो गए थे। शायद उनकी मृत्यु हो गई या वे किसी और जगह चले गए। संक्षेप में, महान जादूगर फिदेल फिर कभी प्रकट नहीं हुए। जहां तक महान जादूगर स्टर्लिंग की बात है, स्टर्लिंग हाउस के संस्थापक, वे पूरे स्पेल कास्टर जगत के अत्यंत दुर्लभ महान जादूगरों में से एक थे। वे अभी भी जीवित थे, इसीलिए स्टर्लिंग हाउस इतनी तेजी से विस्तार कर पाया। उनकी शक्ति कुछ मध्यम आकार के स्पेल कास्टर संगठनों के बराबर थी। डार्क मैजिक रीजन जैसे छोटे आकार के स्पेल कास्टर संगठनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्टर्लिंग हाउस में वाकई बहुत बढ़िया चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर बहुत महंगी हैं। आमतौर पर मेरे जैसा घुमक्कड़ जादूगर स्टर्लिंग हाउस जाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा।
जादूगर बर्टन ने स्टर्लिंग हाउस की ओर देखा और निराशा से अपना सिर हिलाया। घूमते फिरते जादूगरों के लिए शक्तिशाली जादूगर बनना मुश्किल था क्योंकि संसाधन जुटाना मुश्किल था। इसकी तुलना में डार्क मैजिक क्षेत्र में योगदान अंक प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कई घुमंतु जादूगर जादूगरों के संगठन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। मलिन अब इधर उधर नहीं भटका और जादूगर बर्टन के साथ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने कमरे में लौटकर मलिन ने अपनी छाती पर लटके बेल पेंडेंट को उतार दिया और स्टर्लिंग हाउस से खरीदा हुआ पेंडेंट भी निकाल लिया। बेल पेंडेंट से तुरंत ही जलती हुई ऊर्जा की तरंगें निकलने लगीं। ये दोनों पेंडेंट देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। हालांकि अध्याय 179 कास्टिंग टूल को बढ़ाना। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। स्नैप। सफेद रोशनी से अचानक एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी। देखते ही देखते रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों पेंडेंट अब पूरी तरह से एक हो गए थे। दोनों हिस्से एक दूसरे के प्रतिबिंब थे और बिल्कुल धनुष की गांठ जैसे लग रहे थे। यह क्या है? मलिन ने हाथ बढ़ाकर दोनों पेंडेंट से बनी धनुष गांठ को पकड़ लिया। उसकी मानसिक शक्ति तेजी से धनुष गांठ में फैल गई। धनुष गांठ में एक सरल अवधारणा निहित थी। एक साधारण निरीक्षण से मलिन को इस बिल्कुल नए धनुष गांठ ढलाई उपकरण का कार्य तुरंत समझ आ गया। बिल्कुल नया बो नॉट कास्टिंग टूल एक दुर्लभ रूप से देखा जाने वाला एनहांसिंग कास्टिंग टूल था। अपने आप में दोनों पेंडेंट एक सरल प्रकार के कास्टिंग टूल थे। उदाहरण के लिए मलिन के पास जो बेल पेंडेंट था वह केवल मंत्रों को संग्रहित करने और डालने में सक्षम था। दूसरी ओर दोनों पेंडेंट के विलय से एक बिल्कुल नया कास्टिंग टूल बन गया था और यह एक मूल्यवान एनहांसिंग कास्टिंग टूल था। मलिन अंदर तक स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत किंवदंतियों वाले इकट्ठे ढलाई के औजार याद आ गए। ये 3600 साल पहले मोल्टा साम्राज्य के जमाने की बात है, जब कुछ शक्तिशाली कीमियागरों ने एक नए प्रकार के ढलाई के औजार का निर्माण किया था। वे कुछ अलग अलग ढलाई के औजारों को जोड़कर नए और शक्तिशाली ढलाई के औजार बनाते थे। हालांकि आज के कीमियागर इस रास्ते से भटक गए हैं। ऐसे बहुत कम कीमियागर हैं जो इस परंपरा का पालन करते हुए असाधारण ढलाई के औजार बनाते हैं। इसके बजाय वे अपनी ऊर्जा शक्तिशाली कीमियागर जीवों के निर्माण में लगाते हैं। इसलिए अधिकांश वर्तमान कीमियागर इस प्रकार के इकट्ठे ढलाई उपकरण का निर्माण करने में असमर्थ थे। मलिन को मिले दो पेंडेंट दरअसल एक असेंबल्ड कास्टिंग टूल थे जो और भी दुर्लभ था। बो नॉट कास्टिंग टूल की सरल अवधारणा के आधार पर मलिन ने पाया कि दो पेंडेंट से बना ये कास्टिंग टूल अपेक्षाकृत सरल था। एक बार जब जादूगर बेल द्वारा गढ़ा गया असली असेंबल्ड कास्टिंग टूल पूरी तरह से असेंबल हो जाता तो यह एक शक्तिशाली वस्तु बन जाती जिससे बड़े बड़े जादूगर भी ईर्ष्या करते। मलिन काफी देर बाद शांत हो पाया। उसने धनुषाकार ढलाई के औजार को पलटा तो पाया कि उसके पीछे मोल्टा भाषा में बेल नाम लिखा हुआ था। मलिन ने इस जादूगर बेल के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन बेल इस तरह का एक असेंबल्ड कास्टिंग टूल बनाने में सक्षम था। इसके अलावा जब अलग अलग कास्टिंग टूल्स को एक नए कास्टिंग टूल में इकट्ठा किया जाता तो यह ऐसा कुछ होता जिसके लिए शक्तिशाली महान जादूगर भी आपस में लड़ पड़ते। जादूगर बेल निस्संदेह एक महान जादूगर होने के साथ साथ कीमिया के क्षेत्र में एक अत्यंत कुशल महान कीमियागर भी था। मलिन ने एनहांसिंग कास्टिंग टूल की बारीकी से जांच की, लेकिन उसकी क्षमता को लेकर वह अनिश्चित था। उसे बस इतना पता था कि यह कास्टिंग टूल सिर्फ एक ही मंत्र को बढ़ा सकता है, इसलिए सबसे पहले एक अच्छा मंत्र चुनना जरूरी था। मलिन के पास वर्तमान में शून्य और प्रथम स्तरीय मंत्र थे। स्वाभाविक रूप से शून्य स्तरीय मंत्रों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक प्रथम स्तरीय मंत्रों की बात है, मलिन की जागरूकता में केवल रक्षात्मक मंत्र, संरक्षक स्मारक और आक्रामक मंत्र उग्र ज्वाला ही थे। आक्रामक मंत्रों के लिए मलिन भविष्य में किसी समय प्रथम स्तरीय मंत्र थंडरलाइट बॉल का निर्माण करेगा, इसलिए फ्यूरियस फ्लेम पर एनहांसिंग कास्टिंग टूल का उपयोग करना बेकार लग रहा था। अगर वह इसे रक्षात्मक मंत्र गार्जियन मॉन्यूमेंट पर इस्तेमाल करता तो खतरे के समय ये बेहद उपयोगी साबित होता। इस बात पर विचार करने के बाद मलिन का मन लगभग पक्का हो गया था। हालांकि मलिन को जल्द ही एक और बात सूझी। उसके पास गार्जियन मॉन्यूमेंट का एक मजबूत संस्करण था। मजबूत गार्जियन मॉन्यूमेंट पहले से ही प्रथम स्तरीय मंत्रों के शिखर पर था और द्वितीय स्तरीय मंत्रों के मानक के करीब पहुंच गया था। अगर यह प्रवर्धक जादू करने वाला उपकरण मंत्र को बढ़ा सकता है, तो क्या ये गार्जियन मॉन्यूमेंट के मजबूत संस्करण को और भी मजबूत नहीं कर देगा? इस बात पर विचार करने के बाद मलिन इसका परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। संरक्षक स्मारक। मलिन ने लगातार कुछ संरक्षक स्मारकों को डाला और फिर मजबूत संस्करण डाला। सुदृढ़ संरक्षक स्मारक ने संवर्धन ढलाई उपकरण में अपनी अनूठी छाप छोड़ी। उसके हाथ के एक झटके से एक पृथ्वी प्रकार का मौलिक क्रिस्टल पत्थर प्रकट हुआ। एनहांसिंग कास्टिंग टूल बिना लागत के काम नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंटल क्रिस्टल स्टोन्स लगेंगे।
मलिन इस कास्टिंग टूल का इस्तेमाल पृथ्वी प्रकार के मंत्र को बढ़ाने के लिए कर रहा था, इसलिए उसे पृथ्वी प्रकार के एलिमेंटल क्रिस्टल स्टोन्स की जरूरत होगी। संरक्षक स्मारक। मलिन ने तुरंत एनहांसिंग कास्टिंग टूल से गार्जियन मॉन्यूमेंट का मजबूत संस्करण ढाला। पलक झपकते ही एक धुंधली चमक प्रकट हुई और मलिन को घेर लिया। उसके सामने विशाल पत्थर की पट्टियां उभर आईं। यहां तक कि मलिन भी साफ साफ महसूस कर सकता था कि इन पत्थर की पट्टियों में एक भयानक शक्ति समाहित थी। ये शक्ति दूसरे स्तर के मंत्रों की श्रेणी से कहीं आगे निकलकर तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। एनहांसिंग कास्टिंग टूल के साथ मलिन का मजबूत गार्जियन मॉन्यूमेंट तीसरे स्तर के रक्षात्मक मंत्रों के बराबर था। इस कास्टिंग टूल ने वास्तव में मंत्र की शक्ति को एक पूरे स्तर से भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो अब तीसरे स्तर के रक्षात्मक मंत्रों के मानक पर था। वाह वाह, ये सचमुच एक शक्तिशाली कास्टिंग टूल है। मलिन के चेहरे पर उसकी खुशी साफ झलक रही थी। उसने पहले रिसोर्स टॉवर में कुछ कास्टिंग टूल्स देखे थे। हालांकि उसे वे पसंद आए थे, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने पड़ते थे। फ्लोटिंग सिटी में स्टर्लिंग हाउस के पास एक नकली वस्त्र था, जैसा कि डार्क मैजिक क्षेत्र के सदस्यों द्वारा पहना जाता है, लेकिन इसकी कीमत 1000 मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की थी और यह अत्यधिक महंगा भी था। हालांकि अब उसके पास एक ऐसा शक्तिशाली शक्तिवर्धक औजार था। मूल्य की दृष्टि से ये वस्त्रों या जादुई डंडों जैसे अन्य शक्तिवर्धक औजारों से भी ज्यादा कीमती था। इसके अलावा यह एनहांसिंग कास्टिंग टूल एक असेंबल्ड टूल था। अगर वह किसी दिन बाकी कास्टिंग टूल्स को वापस पा सके, तो वह उन्हें असेंबल करके एक बिल्कुल नया और ज्यादा शक्तिशाली कास्टिंग टूल बना सकेगा। जादूगर बेल जैसा एक प्राचीन जादूगर इतना अद्भुत जादू करने वाला औजार बनाने में सक्षम था। वह एक सच्चा रसायनज्ञ था, जो आज के उन रसायनज्ञों से काफी अलग था जो रास्ते से भटक गए थे। बेशक, शायद वर्तमान कीमियागर यह नहीं सोचेंगे कि वे रास्ते से भटक गए हैं, बल्कि वे इसे एक नया रास्ता मानेंगे जो उन्होंने कीमिया के अध्ययन की अपनी यात्रा में बनाया है। मलिन ने गार्जियन मॉन्यूमेंट का मजबूत संस्करण हटा दिया। उसके बाद उसने कुछ साधारण गार्जियन मॉन्यूमेंट्स डाले, लेकिन पाया कि अगर एनहांसिंग कास्टिंग टूल निष्क्रिय रहा, तो मंत्र की शक्ति हमेशा की तरह प्रथम स्तर की ही रहेगी। मलिन जानता था कि अगर उसे भविष्य में इस शक्तिवर्धक जादू का इस्तेमाल करना है, तो उसे केवल मजबूत गार्जियन मॉन्यूमेंट ही इस्तेमाल करना होगा। पल भर में इस जादू की शक्ति तीसरे स्तर के जादू जितनी हो जाएगी। यह उसका तुरुप का पत्ता होगा और उसे इसे आखिरी उपाय के अलावा कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इस ढलाई उपकरण का उपयोग करने से पृथ्वी प्रकार के कई मौलिक क्रिस्टल पत्थर नष्ट हो जाएंगे। मलिन ने जिस क्षण शक्तिशाली गार्जियन मॉन्यूमेंट का ढलाई किया, उसमें उसके 2 ऐसे पत्थर समाप्त हो गए। अगर कोई आम घुमक्कड़ जादूगर भी इस शक्तिवर्धक ढलाई उपकरण को प्राप्त कर लेता, तो भी वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर मलिन ने चांदी के बालों वाले बूढ़े लबादाधारी जादूगर व्यक्सा और जादूगर नील की दौलत हासिल न की होती, तो वह इस समय कम पड़ जाता। उसके लिए एक 2 मौलिक क्रिस्टल पत्थर निकालना भी मुश्किल हो जाता। तत्वीय क्रिस्टल पत्थर, लगता है मुझे उनमें से कुछ कमाने का कोई तरीका सोचना होगा। मलिन ने कास्टिंग टूल रखते हुए बुदबुदाया। अब वह डार्क मैजिक क्षेत्र में नहीं था। उस संगठन में सबसे मूल्यवान योगदान अंक थे। योगदान अंकों के साथ कोई उन्हें संसाधन टॉवर पर विभिन्न औषधियों, मंत्रों या कास्टिंग उपकरणों के बदले में प्राप्त कर सकता था। दूसरी ओर, बाहरी दुनिया में मौलिक क्रिस्टल पत्थर बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके बिना कोई भी अपनी जरूरत की बुनियादी औषधि सामग्री भी प्राप्त नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, जब मलिन ब्लूबेरी पोशन और फैंटम सेल मैजिक पोशन के लिए सामग्री जुटाना चाहता था, तो उसे भारी मात्रा में एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थरों की जरूरत थी। पत्थरों के बिना पर्याप्त पोषण सामग्री जुटाना एक चुनौती थी। मलिन ने और ज्यादा मौलिक क्रिस्टल पत्थर हासिल करने के बारे में सोचते हुए इस बारे में सोचा। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उसे यकीन था कि अब बस इतना ही करना है कि ज्यादा मात्रा में औषधियां तैयार करके उन्हें बेचकर कुछ पत्थर कमाए जाएं। ये योजना भी बहुत कारगर साबित हुई। चूंकि उसके पास मैट्रिक्स था, इसलिए उसकी औषधि बनाने की सफलता दर आम औषधि विक्रेताओं की तुलना में ज्यादा थी। इसके अलावा, एक बार जब मलिन किसी विशेष औषधि को तैयार करने के कौशल में निपुण हो जाता, तो उसकी सफलता दर और भी अधिक हो जाती। इसलिए, बिक्री के लिए औषधि तैयार करना वर्तमान में मलिन के लिए बड़ी संख्या में मौलिक क्रिस्टल पत्थरों को जल्दी से अर्जित करने का एकमात्र तरीका था। फिर भी, बिक्री के लिए औषधियां तैयार करने में कई कारक शामिल थे, जैसे कि फ्लोटिंग सिटी में सबसे ज्यादा बिकने वाली औषधियां कौन सी थीं, कौन सी औषधि सामग्री सस्ती थी, उसका वितरण माध्यम, इत्यादि। ये ऐसे मुद्दे थे जिन पर मलिन को विचार करना था। अगर वह सिर्फ अपने आप पर निर्भर रहता, तो वह इन सब बातों को कम समय में कभी नहीं समझ पाता। मलिन ने सिर्फ अकेले कड़ी मेहनत करके जल्दी से मौलिक क्रिस्टल पत्थर कमाने की योजना नहीं बनाई थी। उसने पहले के जादूगर व्लादी के बारे में सोचा। जादूगर व्लादी ने खुद को औषधि अनुसंधान में पूरी तरह से डुबो रखा था। वह कई सालों तक फ्लोटिंग सिटी में रहा था, इसलिए उसे औषधियों के बारे में बहुत कुछ पता होगा।
उसकी मदद लेने से मलिन को निश्चित रूप से बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता। ये बात ध्यान में रखते हुए मलिन तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और जादूगर व्लादी के निवास की ओर चल पड़ा। मलिन को वह रास्ता याद आ गया जिस पर जादूगर बर्टन उसे पहले ले गया था। धीरे धीरे मलिन वहां पहुंच गया जहां जादूगर व्लादी ठहरा हुआ था। वह अब भी वही शांत आंगन था। जैसे ही मलिन आंगन में दाखिल हुआ उसने देखा कि दरवाजा। अध्याय 180 एक साथ काम करना। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। क्रेग। मलिन ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। जादूगर व्लादी पहले ही उठ खड़ा हुआ था और मुस्कुराते हुए बोला, जादूगर मलिन, तुम आ ही गए। अंदर आओ, चलो अपने औषधि बनाने के अनुभव साझा करते हैं। जादूगर व्लादी को औषधियों का जुनून था, ठीक जादूगर हाउल की तरह जिससे मलिन की मुलाकात डार्क मैजिक रीजन में हुई थी। ये दोनों जादूगर औषधियों के इतने दीवाने थे कि वे लगभग पागल हो गए थे। जादूगर व्लादी ने मलिन पर जोर दिया कि वह उसके अनुभवों पर गहराई से विचार करे, लेकिन मलिन ने अनिच्छा से अपना सिर हिला दिया। उसे औषधियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वह केवल सामान्य बुनियादी बातें ही जानता था। औषधियां बनाने में उसकी उच्च सफलता दर मुख्यतः मैट्रिक्स के सटीक नियंत्रण के कारण थी। जादूगर व्लादी, हम औषधियों पर किसी और दिन बात करेंगे। मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओह, जो भी हो, जादूगर मलिन, अपनी बात कहो। जादूगर व्लादी ने देखा कि मलिन अपने औषधि बनाने के अनुभव साझा करने को तैयार नहीं है, इसलिए उसने आगे कोई जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने आंखें थोड़ी सिकोड़कर मलिन पर नजरें गड़ा दी। मलिन ने सिर हिलाया और संक्षेप में औषधि बेचने की अपनी योजना बताई। जादूगर व्लादी ने तुरंत समझ लिया और हल्के से सिर हिलाया। तो जादूगर मलिन बिक्री के लिए औषधियां तैयार करने की योजना बना रहा है। ये वास्तव में बहुत आसान है। इस समय सबसे ज्यादा बिकने वाली औषधि अल्कलाइन अर्थ पोशन है, जो पहले आपके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। फ्लोटिंग सिटी में कई घूमते हुए जादूगर हैं और इनमें से ज्यादातर जादूगर कीमियागर बन गए हैं। इसलिए अल्कलाइन अर्थ पोशन की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है। अगर आप वह औषधि बना पाते तो वह जरूर जल्दी बिक जाती। क्षारीय पृथ्वी औषधि। मलिन ने खुद से ही अनिश्चितता से बुदबुदाया। हालांकि वह खुद को संत नहीं मानता था और उसे धमकाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसने कभी नहीं बख्शा था, फिर भी उसके पिछले जीवन के कुछ आदर्शों का उस पर असर था। कीमियागर क्रूर तरीकों से इंसानों को कीमियागर जीवों में बदलने की पूरी कोशिश करते थे, जिससे मलिन असहज हो जाता था। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जादूगर व्लादी एक उत्सुक पर्यवेक्षक था और उसकी चमकदार आंखें मलिन पर टिकी हुई थीं। एक लंबे पल के बाद मलिन ने गहरी सांस ली और इन उथल-पुथल भरे विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। अब वह अपने पिछले जन्म का लिनफी नहीं, बल्कि जादूगर विल्सन मलिन था। ठीक है, मैं क्षारीय मृदा औषधि तैयार करता हूँ। मुझे जादूगर व्लादी को औषधि बेचने में मदद करने के लिए परेशान करना होगा। मुनाफे का 30% तुम्हारा होगा। मलिन धीमी आवाज में बोला। वह जानता था कि उसने जो क्षारीय मृदा औषधि तैयार की है, वह जरूर बड़ी मात्रा में होगी। अगर वह चाहता था कि जादूगर व्लादी बिना किसी परेशानी के उसे पूरे मन से औषधि बेचने में मदद करे, तो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी योजना यही थी कि जादूगर व्लादी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए ताकि दोनों मिलकर व्यापार चला सकें। केवल एक साझा हित ही उन्हें एक साथ बांध सकता था। जादूगर व्लादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि वह औषधि अनुसंधान का कट्टर समर्थक था, फिर भी दुनिया के तौर तरीकों से अनभिज्ञ नहीं था। इसके विपरीत, एक घुमक्कड़ जादूगर होने के नाते, उसने खुद कौन सी चाल नहीं देखी थी। मलिन के इरादे इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकते थे, वह उन्हें एक सूत्र में पिरोना चाहता था। हालांकि यह एक बहुत ही लाभदायक मामला था, इसलिए जादूगर व्लादी को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, हम यही करेंगे। मुझे लगता है कि इस समय जादूगर मलिन के पास क्षारीय पृथ्वी औषधि बनाने की सामग्री नहीं है। मेरे पास कुछ सामग्री है, जो मैं तुम्हें बिना किसी मौलिक क्रिस्टल पत्थर के बदले उपहार में दे दूंगा। हालांकि भविष्य में तुम्हें औषधि बनाने की सामग्री मौलिक क्रिस्टल पत्थरों से खरीदनी होगी। इसके साथ ही जादूगर व्लादी ने तुरंत अपनी अंगूठी से क्षारीय पृथ्वी औषधि की 10 से ज्यादा खेपें निकाली और उन्हें मलिन को सौंप दिया। ये सद्भावना का प्रदर्शन था। मलिन ने प्रस्ताव ठुकराया नहीं और सामग्री स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने जादूगर व्लादी से कहा, कुछ ही दिनों में मैं अल्कलाइन अर्थ पोशन की कुछ खेपें पहुंचा दूंगा। बहुत बढ़िया। जब तक अल्कलाइन अर्थ पोशन सफलतापूर्वक बन जाता है, मैं उन्हें कम से कम समय में जरूर बेच दूंगा। मलिन ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा। उसने जादूगर व्लादी से कहा, ठीक है, जादूगर व्लादी, कृपया किसी और को यह मत बताना कि यह क्षारीय मृदा औषधि मैंने तैयार की है। मलिन औषधि बनाने के चक्कर में लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। वह बस कुछ मौलिक क्रिस्टल पत्थर कमाना चाहता था ताकि वह फैंटास्मल मैजिक पोशन और ब्लूबेरी पोशन बनाने के लिए सामग्री खरीद सके।
अगर हो सके तो वह कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। जादूगर व्लादी ने मुंह के कोने पर मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। यह एक साधारण सा अनुरोध है। दिखावे के लिए, मैं कहूंगा कि यह क्षारीय मृदा औषधि मैंने ही तैयार की है। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रतिष्ठा को देखते हुए किसी को भी इस पर संदेह नहीं होगा। अच्छी बात है। मलिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। डॉट डॉट डॉट। जादूगर बर्टन के घर लौटने पर मलिन को जादूगर बर्टन दिखाई नहीं दिया। शायद वह कोई प्रयोग करने या अपने कीमिया प्राणी का रूपांतरण करने गया था। काले वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी के कमरे का दरवाजा अभी भी कसकर बंद था, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ देर तक बाहर नहीं आएगा। मलिन अपने कमरे में लौटा और जादूगर व्लादी द्वारा दी गई क्षारीय पृथ्वी औषधि बनाने की सामग्री मेज पर रख दी। फिर उसने अपनी अंगूठी से औषधि बनाने के लिए कांच के बर्तनों का एक पूरा सेट निकाला। मलिन ने अपने योगदान अंक संसाधन टॉवर में मौजूद कांच के बर्तनों के बदले में दे दिए थे। उसे उनकी सटीकता की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वे जादूगर व्लादी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कांच के बर्तनों से कहीं बेहतर थे। इस सटीक उपकरण की मदद से मलिन क्षारीय मृदा औषधि तैयार करते समय अनावश्यक गलतियों से बच सकता था, जिससे उसकी सफलता दर में प्रभावी वृद्धि हुई। जादूगर व्लादी ने पहले भी काफी समय तक क्षारीय मृदा औषधि तैयार की थी, चाहे वह आग से निपटने की बात हो या औषधि सामग्री की माप की, पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से नियंत्रित किया था। फिर भी वह औषधि बनाने में असफल रहा, क्योंकि उसने औषधि तैयार करने के लिए जिस कांच के बर्तन का इस्तेमाल किया था, वह सटीक नहीं था। इसलिए औषधि की सफलता सुनिश्चित करने में कांच का बर्तन एक महत्वपूर्ण कारक था। मैट्रिक्स, क्षारीय पृथ्वी औषधि की तैयारी शुरू करो। मलिन ने तुरंत मैट्रिक्स चालू कर दिया। पिछली बार जब वह जादूगर व्लादी के कमरे में था, तो उसने मैट्रिक्स को क्षारीय मृदा औषधि बनाने के लिए चरणों और सामग्रियों के मापों को रिकॉर्ड करने का आदेश दिया था। इसलिए उसे बस मैट्रिक्स के चरणों का सही ढंग से पालन करना था और आग पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखना था, और वह निश्चित रूप से क्षारीय मृदा औषधि सफलतापूर्वक तैयार कर सकता था। चूंकि यह पहली बार था जब वह खुद क्षारीय मृदा औषधि तैयार कर रहा था, इसलिए उसका असफल होना लाजमी था। यह शायद मलिन की आग से निपटने की क्षमता में कमी के कारण था, क्योंकि सटीक कदम और माप देने में मैट्रिक्स की मदद उसे पहले से ही मिल रही थी। फिर भी मलिन पहले से ही ऐसी परिस्थितियों का आदी था, इसलिए उसने देर न करते हुए अपना दूसरा प्रयास जारी रखा। इस बार वह भाग्यशाली रहा। ऊर्जा के एक झोंके में मलिन क्षारीय मृदा औषधि का पहला बैच तैयार करने में सफल रहा। इसके बाद वह बिना आराम किए औषधि तैयार करता रहा। एक दिन बाद ही मलिन ने जादूगर व्लादी द्वारा दी गई सभी औषधि सामग्री का इस्तेमाल कर लिया और औषधियों के 6 बैच बना लिए। उसकी सफलता दर बहुत ज्यादा तो नहीं मानी जा सकती थी, लेकिन फिर भी संतोषजनक थी। क्षारीय मृदा औषधि के 18 सेटों में से उसने कुल 6 बैच बना लिए थे। ये 30% सफलता दर के बराबर थी, जो काफी ज्यादा मानी जाती थी। यहाँ तक कि जादूगर व्लादी, जो आग से निपटने में पूरी तरह माहिर था, भी इतनी सफलता दर का दावा नहीं कर सकता था। मलिन ने थोड़ी देर आराम किया और फिर जादूगर व्लादी के निवास की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसने क्षारीय पृथ्वी औषधि की 6 खेपें तैयार की थीं। डॉट डॉट डॉट। जादूगर व्लाद से। मलिन जादूगर व्लादी के कमरे में गया और देखा कि वह आंखें बंद करके आराम कर रहा था। मलिन की आवाज सुनकर जादूगर व्लादी ने तुरंत दोनों आंखें खोल दी। थके हुए चेहरे के साथ उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं कल रात भर औषधियों का अध्ययन कर रहा था, इसलिए एक पल के लिए आराम कर रहा था। अच्छा, जादूगर मलिन, क्या तुम यहाँ किसी काम से आए हो? क्या क्षारीय मृदा औषधि बनाने में कोई दिक्कत हुई? मलिन ने अपना सिर हिलाया और अपनी अंगूठी से तैयार किए गए क्षारीय मृदा औषधि के 6 बैच निकाले। उसने जादूगर व्लादी से कहा, जादूगर व्लादी, ये क्षारीय मृदा औषधि के वही 6 बैच हैं जो मैंने अभी अभी तैयार किए हैं। मैं इन्हें आपके पास जांचने के लिए लाया हूँ। क्षारीय मृदा औषधि, तुमने इतनी जल्दी औषधि के 6 बैच तैयार कर लिए? जादूगर व्लादी ने अविश्वास व्यक्त किया और जल्दी से मलिन के हाथ से औषधियां ले लीं। उसने उन्हें धीरे से मेज पर रखा और हल्के से सूंघा, फिर उन्हें करीब से देखने के लिए एक पारदर्शी कांच के बर्तन में रख दिया। कई बार देखने के बाद जादूगर व्लादी प्रशंसा से भरकर बोले, ये वाकई क्षारीय मृदा औषधि है। ठीक है, ये सचमुच क्षारीय मृदा औषधि है। मुझे लगता है कि औषधि बनाने में जादूगर मलिन की उपलब्धियां मेरे शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हैं। आपने सिर्फ एक दिन में ही औषधि के 6 बैच सफलतापूर्वक तैयार कर लिए हैं। औषधि तैयार करने का सबसे ज्यादा समय लेने वाला हिस्सा जटिल चरण थे, जिन्हें बिना किसी त्रुटि के पूरा करना होता था। एक औसत जादूगर को हर प्रक्रिया को पूरी लगन और ऊर्जा के साथ सावधानीपूर्वक पूरा करना होता था, भले ही वह ऊर्जा से भरपूर हो। हालांकि मलिन को इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैट्रिक्स की मदद से वह औषधि बनाने के चरणों पर कड़ा नियंत्रण रख पा रहा था और उसे सिर्फ आग को संभालने की चिंता करनी पड़ रही थी।
औषधियां तैयार करने के लंबे अभ्यास से अग्नि पर नियंत्रण की कुशलता प्राप्त की जा सकती थी। एक बार जब वह अच्छी तरह अभ्यास कर लेता, तो स्वाभाविक रूप से वह अग्नि पर अच्छी तरह नियंत्रण कर पाता और परिणामस्वरूप औषधि तैयार करने में उसकी सफलता दर बढ़ जाती। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं इन 6 बैचों से निपटूंगा। उन्होंने पहले ही इस बारे में सोच लिया होगा।